ओके सो लेट्स स्टार्ट। पहले तो आप सब लोग अपने अपने एग्जाम्स डाल दो। जो जो अपने अपने एग्जाम्स है वो डाल दो। कुछ लोग यहाँ पे पहले भी थे तो आई नो देम। बाय द वे बाकी के लोग अपने एग्जाम्स डाल दो। तो आई शुड नो कि उनके एग्जाम्स क्या है। रविंद्र ओके। आई एम यू सी टी। हिमाक्षी एस एस सी सी जी एल दैट इज ओके नेक्स्ट। और बताओ बाकी के लोग बताओ। फॉर एवरीवन सबके लिए है। एस एस सी हो गया। और आगे बताओ। एम एच सी टी ललिता एम एच सी टी कौन सा वाला लॉ के लिए एमबीए के लिए एमसीए के लिए व्हाट एग्जैक्टली। ओम सीईटी सीवीटी सेट एनपैट ओह ओके गुड। श्रेया एनपैट ओके सेट ठीक है। सिमरन सीडीएस ओके गुड ललिता। सो एम एच सी टी एल बी 3 ईयर और 5 ईयर। 3 ईयर है कि 5 ईयर है। मतलब ये वाला अभी अपकमिंग है वो वाला है कि उसके बाद। 5 ईयर ओके चलो। ठीक है ज्यादा टाइम खर्च नहीं करते समझते डायरेक्टली। बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कॉमन सेंस लगाओ और सिंपली समझो। और जितना भी यहाँ पे अभी सीखोगे ना वो सारी चीजें एकदम से नॉर्मल चीज है मतलब एग्जाम में आपको एप्लीकेशन के लिए काम आने वाली चीज है। यहाँ पर जब भी इंग्लिश अप्लाई करोगे इंग्लिश को यूज करोगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी कि आपको पता होना चाहिए आप किस कंसेप्ट को अप्लाई कर रहे हो और क्यों अप्लाई कर रहे हो। ये आपको पता होना चाहिए। तो सिर्फ बेसिक पता होने से कुछ नहीं होता। सबको पता होगा कॉन्सोनेंट होते हैं सबको पता होगा वॉवेल होते हैं अल्फाबेट होते हैं। ग्रामर में क्या क्या होता है सबको पता है आर्टिकल्स होते हैं नाउन स्पीच सब कुछ पता है। लेकिन इनकी एप्लीकेशंस इनको आइडेंटिफाई करना इनको समझना और आइडेंटिफाई करके जब इनको यूज करना है तब यूज करना। ये सारी चीजें यहाँ पे मैटर करती है और ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। जब तक ये समझ में नहीं आएगी तब तक आप जो है एग्जाम में किसी भी तरीके से आंसर नहीं कर पाओगे। ठीक है। देखो अब तक जो हम लोगों ने इंग्लिश सीखा था वो तो था सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए। मतलब वहां पे इंपॉर्टेंट क्या था कि आपको कम्युनिकेशन करना था। आपका वहां पे काम था दैट इज ओनली टू कम्युनिकेट नथिंग एल्स और कुछ भी नहीं। और अब जो आप कर रहे हो ये आपने प्रीवियसली किया मतलब पहले आपने प्रीवियसली क्या किया कम्युनिकेट करने के लिए सीखा। अब जो आप कर रहे हो नाउ अब जो करोगे ना ये आपका होगा एनालिसिस पार्ट। मतलब यहाँ पे एनालाइज करना ज्यादा मैटर करता है। कम्युनिकेशन करते वक्त मैंने जो सीखा वो मैंने सीखा था कि सेंटेंस को मैं फ्रेम कैसे करूंगा। सब कुछ फ्रेमिंग के लिए हो रहा था। सब कुछ सेंटेंस फ्रेमिंग के लिए हो रहा था आज तक। लेकिन जब मैं अब सीखूंगा तो इसी फ्रेमिंग को यूज करके मैं सामने वाले ने दिए हुए क्वेश्चन को एनालाइज करूंगा। मतलब यहां पर जो मेरी फ्रेम थी वो फ्रेम मुझे हेल्प कर रही थी टू टॉक। और यहां पर मुझे वो हेल्प करेगी टू आइडेंटिफाई। बट क्या आइडेंटिफाई करूंगा मैं। एक तो जो एरर होगा वो आइडेंटिफाई करूंगा या फिर जो रिक्वायर्ड होगा वो आइडेंटिफाई करूंगा। तो हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए एट दी होल लेक्चर कि हम किस तरीके से इसको सीख रहे हैं। तो अभी हमें इसके ऊपर फोकस नहीं करना है। फोकस किसके ऊपर करना है इसके ऊपर करना है। अच्छा अब हमेशा एक बात याद रखना जब भी यहाँ पर अच्छा पहले एक चीज बताता हूँ कि यहाँ पर जब भी मैं लेक्चर ले रहा हूँ तो आपका काम है अगर आपको कोई भी डाउट आता है इन बिटवीन द टाइम आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आपका काम ये होता है कि घर पे बैठ के सिर्फ सोना नहीं। आपको क्या करना है टेक्स्ट करना है रेज योर हैंड्स और अदरवाइज टेल मी कि सर हमें माइक का एक्सेस दे दो। तो मैं आपको माइक का एक्सेस दे दूंगा। आपको डाउट पूछना है घर पे बैठ के सोना नहीं है वेट नहीं करना है। और अगर सो के लेक्चर दे रहे हो देख रहे हो तो सो के देख लो लेकिन अलर्ट रहो और ध्यान से देखो एकदम से लीनियंट रह के मत देखना। सिर्फ टीवी पे शो चल रहा है मजे ले रहा हूँ ये नहीं होना चाहिए। एक्टिव रहो एग्जाम आपकी करीब है। जिसकी नहीं भी होगी वो भी सीरियस रहेगा और जिसकी है वो भी सीरियस रहेगा। सबसे पहला रूल तो ये बनता है। दूसरा आपको लेक्चर में एक्टिव रहना होगा। अगर एक्टिव नहीं रहोगे तो मुझे सिखाने मजा नहीं आएगा और मुझे सिखाने मजा नहीं आएगा तो मैं स्टॉप हो जाऊंगा। मैं नहीं सिखाऊंगा मैं रोक दूंगा। तो जब भी रोक दूंगा तो समझ जाना कि आप एक्टिव नहीं हो। ठीक है। आपको एक्टिव रहना पड़ेगा तभी मैं बोलते रहूंगा नहीं तो आप स्टॉप हो जाओगे मैं भी स्टॉप हो जाऊंगा। चलो अब ध्यान दो यहाँ पर। अब आपका काम क्या है। आपने अभी तक जो सीखा था वो टॉक के लिए सीखा। अब आप आइडेंटिफिकेशन के लिए सीखोगे। अब आते हैं थोड़ा सा और बेसिक्स को समझते हैं और जरा बेसिक्स के अंदर जाते हैं और जरा समझते हैं। यहाँ पे आते हैं।
पहले तो अल्फाबेट की बात कर लेंगे, वैसे आपको शायद पता भी होगा, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, जब भी हम अल्फाबेट्स की बात करते हैं, अल्फाबेट की बात करोगे तो पहले हम लोगों ने अल्फाबेट को सीखा, लेकिन अभी उन्हीं अल्फाबेट को हम फोनेटिक्स या फोनोलॉजी में समझेंगे। फोनेटिक या फोनोलॉजी का मतलब क्या है? फोनेटिक इज नथिंग बट दी साउंड। ये साउंड कैसे बनता है उसके बारे में जब आप स्टडी करते हो तो उसको फोनेटिक्स बोला जाता है। अब यही चीज आपको वोकैब में भी हेल्प करेगी। सर ये क्यों यहाँ पे लाया? इसके लिए लाया, ये वोकैब के लिए लाया ऊपर। अब देखो यहाँ क्या बोला है? फोनोलॉजी। अब यहाँ पे फोनोलॉजी, लॉजी का मतलब स्टडी होता है, फोनो का मतलब साउंड होता है, तो मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हो? साउंड के बिहेवियर की स्टडी कर रहे हो। यहाँ क्या कर रहे थे? साउंड को कैसे बने वो सीख रहे थे, और यहाँ क्या कर रहे हो? उनके बिहेवियर के बारे में सीख रहे हो। अच्छा सर ये एग्जाम में कैसे काम करेगा? देखो, जब भी यहाँ पर अल्फाबेट के फोनेटिक्स या फोनोलॉजी की बात की जाती है तो वो बेसिकली यूज किए जाते हैं फॉर दी आर्टिकल्स। यहाँ पे हमें आर्टिकल्स को यूज करने के लिए इनका बड़ा यूज होता है। जब भी हम आर्टिकल्स को यूज करेंगे तो ये हमारे काम आएंगे, तो उस जगह पे हमें इन फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी को यूज करना होता है। अब इस फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी के बेस पे जब हम अल्फाबेट को डिवाइड करते हैं तो दो तरीके से होंगे, एक तो वोवेल होगा और दूसरा तो कॉन्सोनेंट होगा। अब सबको पता है वोवेल कितने हैं? 5। अच्छा कौन से वोवेल है जरा टेक्स्ट बॉक्स में बताओ जल्दी से, चैट बॉक्स में फटाफट आंसर आने चाहिए। कौन से वोवेल से बताओ क्विकली। फिर एक मजेदार क्वेश्चन पूछूंगा, कौन से वॉवेल्स है वो बताओ। 5 है वो तो सबको पता है, कौन से वो बताओ। चैटिंग फटाफट करते हो ना, तो आंसर भी फटाफट करो। प्लीज अलाउ अस। कांचन। ओके कांचन, कांचन जब डाउट रहेगा तभी आप माइक ऑन करना, अदरवाइज माइक को ऑन मत करना, ठीक है? ये तो बहुत ज्यादा क्योस हो जाएगा। मैं अलाउ तो कर दूंगा लेकिन क्योस हो जाएगा। चलो अभी अलाउ कर देता हूँ। गाइस सब लोगों को मैंने एक्सेस तो दिया है, लेकिन याद रखना कि आपको सिर्फ तब अनम्यूट करना है जब आपका डाउट हो, उसके पहले आपको हैंड रेज करना है एंड फ्री ओपन करना है, ठीक है? चलो, AEIOU। अच्छा, अब जरा यहां पर, अच्छा यहां पे आओ। बाकी के बचे कुछ जितने हैं वो कॉन्सोनेंट है, ठीक है? अब इसमें और मैं इनडेप्थ नहीं जा रहा हूं क्योंकि इतनी ही कंसेप्ट इनफ हो जाती है टू अंडरस्टैंड आर्टिकल्स। आज के लिए इतना ही इनफ है, बाकी आगे देखेंगे आर्टिकल्स को कैसे समझना है, वो सब बात का पार्ट है। अभी हम बेसिक्स सीख रहे हैं, बेसिक्स के ऊपर ध्यान देते हैं, कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देते हैं। अच्छा, एक सिंपल क्वेश्चन, मुझे बताओ कितने अल्फाबेट है? कितने अल्फाबेट है इंग्लिश लैंग्वेज में, जरा बताओ। वैसे बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, एक तो देखते। 26। यस, कितने? 26। 26। अच्छा बाकी लोग बताओ कितने अल्फाबेट्स है? वैसे मैंने प्रोनाउंसिएशन भी रॉन्ग किया, अल्फाबेट्स बोला, अल्फाबेट होना चाहिए, राइट? कितने अल्फाबेट है? पक्का? 26 अल्फाबेट है? 100% श्योर? गलत नहीं बोल रहे हो कुछ? या तो बहुत कुछ गलत हो रहा है। कितने होते हैं अल्फाबेट? कोई ऐसा है जो ये बोल पाएगा कि सर ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, ये क्वेश्चन ऐसा होना ही नहीं चाहिए? सर क्वेश्चन तो ऐसा होना चाहिए कि इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, ना कि सर कितने अल्फाबेट होते हैं। सर अल्फाबेट तो एक ही होता है। क्यों सर अल्फाबेट 8 क्यों है? क्योंकि सर ये अल्फाबेट जो है ना, ये सेट ऑफ लेटर्स है। सर देर आर 26 लेटर्स इन वन अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। समझ में आया? बाय द वे ये लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। गेटिंग इट? याद यस। रखना ये कॉमन सेंस। वैसे तो ये बहुत ज्यादा बेसिक है, बट ये जानबूझ के मैंने लाया क्योंकि एक मजेदार सवाल था, तो मजा भी आता है सीखने के लिए। चलो अब आगे जाते हैं। अच्छा सेंटेंस, सेंटेंस बचपन से फ्रेम कर रहे हो ना? सब लोग इंग्लिश में बचपन से बातें कर रहे हो। चलो अभी माइक ऑन करके आप बता सकते हो, मुझे जरा बताओ सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? बचपन से सीखते आ रहे हो, कोई नई चीज नहीं है आपके लिए। S+V+O। एस प्लस वी प्लस ओ, ये क्या होता है? S stands for subject, V stands करेक्ट, for verb, and O stands करेक्ट, for object. करेक्ट, वेरी गुड। सब लोग को पता था या बाकी लोगों को पता नहीं था, अभी हाँ हाँ कर रहे हो? अच्छा, वेरी गुड। अच्छा सभी भी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की बात आती है ना, तो ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर जो आज तक हम लोग ने सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए यूज किया,
सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए जो आज तक यूज किया गया, वो अब कम्युनिकेशन के लिए नहीं होगा, अब वो एनालिसिस के लिए होगा, अब वो एनालिसिस के लिए होगा। अभी के लिए इतना ही समझना है, अभी के लिए इससे ज्यादा नहीं समझना है। हाँ, अब एक बात आपको समझाता हूं, वो ध्यान रखना। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो आपका स्ट्रक्चर है ना, इसको कहा जाता है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। ये होगा ग्रामेटिकल। सर इतना नॉनसेंस बात क्यों कर रहे हो? ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, हमें भी पता है, इसमें नई चीज क्या है? चलो आगे जाते हैं और समझते हैं। फ्रेज की बात करूंगा, जरा फ्रेज का स्ट्रक्चर बताओ। एनीवन, एनीवन कैन टेल मी कि सर फ्रेज का ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है? A phrase is a group of words which does ग्रुप not ऑफ have वर्ड, a subject or a verb. करेक्ट। यहाँ पर सर सेंटेंस की तरह फ्रेज का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता। फ्रेज कुड बी अ ग्रुप ऑफ वर्ड। अब सर ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है ना, ये सारे के सारे ग्रुप ऑफ वर्ड अलग अलग नेचर के हो सकते हैं। सर ये अलग अलग नेचर क्या होते हैं? जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो सारे के सारे क्या है? वर्ड्स के नेचर्स है। अगर दो नेचर मिल गए, दो नेचर एक दूसरे के साथ मिल गए, तो वो बन जाएगा आपका फ्रेज। और इसी को नाम दिया जाएगा, इसी को नाम दिया जाएगा ऑन द बेस ऑफ फर्स्ट नेचर ऑफ वर्ड। जो पहला वर्ड होगा उसके बेस पे उसको नाम दिया जाएगा। जैसे कि मैं समझाता हूं, देखो क्या बताऊं मैं, हाँ ये बताता हूं। सन ऑफ फादर, कोई आइडेंटिफाई कर पाएगा यहां पर कौन सी फ्रेज है? कोई आइडेंटिफाई कर पाएगा यहां पे कौन सी फ्रेज है? ये आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। Figure of speech है क्या? नहीं, इट्स ऑल अबाउट फ्रेज। फिगर ऑफ स्पीच इज अ वेरी लाइक, बहुत ज्यादा आगे निकल गया। इट्स अ बहुत ज्यादा बेसिक है ये। Of is a यहाँ पे कौन सी, preposition. बोलो बोलो बोलो। Of is a preposition. Son of father. So of is a preposition. I think it's prepositional phrase. वेरी गुड, करेक्ट। कॉमन सेंस लगाया बट सही आंसर निकल के आया। देखो, ऑफ इज अ प्रपोजिशन एंड उसके साथ मिला एक नाउन। अब जहां से ये स्टार्ट हुआ, प्रपोजिशन से स्टार्ट हुआ, तो इसको नाम दे दिया ग्रामर में क्या? प्रपोजिशनल फ्रेज। वैसे अब ये सुनने में बड़ा ही मतलब सिली या एकदम सिंपल लग रहा है, बट याद रखना, जब आपको जब आपको फिलअप का क्वेश्चन सॉल्व करना हो, या फिर जब आपको एरर डिटेक्शन करना हो, या फिर जब आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करना हो, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, समटाइम्स जब ये आरसी सॉल्व करनी हो, इन सारे क्वेश्चंस में ये प्रपोजिशनल फ्रेज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। गाइस कोई तो अनम्यूट है, म्यूट कर दो। अब देखो, यहाँ पर ये सारी कंसेप्ट, ये इतनी सारी कंसेप्ट जो है ना, ये फ्रेज की जितनी भी कंसेप्ट होती है वो क्यों यूज होती है? क्योंकि एक सेंटेंस या कोई भी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, इसके अंदर आपको 75% फ्रेज ही मिलते हैं। 75% फ्रेज मिलेंगे, 75%। एंड इन दैट 75% आपको 50% से ज्यादा टाइम प्रिपोजिशनल फ्रेज मिलेगा। अब प्रिपोजिशनल फ्रेज का एक कैरेक्टर होता है। वो कैरेक्टर ये होता है कि अगर ये स्ट्रक्चर में आ जाए, मतलब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जहां मैं यहाँ पे आओ, यहाँ पे ध्यान दो। अगर मैं कोई भी प्रपोजिशनल फ्रेज यूज करता हूं, सो इन दैट केस मेरा जो ये फर्स्ट वर्ड है, ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड, ये हमेशा मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है। और जो ये बाकी का बचा हुआ पार्ट है, मतलब यहां से लेके यहां तक का पार्ट है ना, इसका कोई यूज नहीं होता। तो मतलब मेरे को जब कभी भी वर्ब डिसाइड करना हो, तो वर्ब डिसाइड करने के लिए मुझे सिर्फ इसके ऊपर ध्यान देना होगा, इसको मुझे इग्नोर करना होगा। गेटिंग इट? यस और नो? समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस। चलो अब इसी को हम आगे रिलेट करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी के लिए इतना समझ लेना, आगे जाते हैं। क्लॉज, अच्छा क्लॉज क्या होता है, कोई बता पाएगा यहाँ पर? Clause is a group of words which has got a यस, subject and a verb. It can stand by itself, and ओके there are two clauses. One is main clause and subordinate clause. Main clause ओके, stands by itself. Subordinate clause is dependent on the main clause for completing its meaning. गुड वन। अच्छा, अब एक चीज समझो, एक मजेदार बात बताता हूँ। देखो, इन्होंने जो आंसर दिया एकदम सही है, डिस्क्रिप्टिवली परफेक्ट है। हम इसको स्ट्रक्चर वाइज समझना चाह रहे हैं, तो अगर स्ट्रक्चर वाइज समझने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पे देखो ये कुछ ऐसे बनेगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका और भी स्ट्रक्चर बन सकता है। हाँ?
अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से और एक ऐसे सेंटेंस ऐड कर दूं स्ट्रक्चर वाइज, अब जो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐड हो गया है ना, इसी को नाम दिया जाएगा क्या? सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये मेरा हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। और जो ये बाकी का जो मेन क्लॉज का ये जो पार्ट है ना, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, ये देखो, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये वाला ये वाला जो मेरा सब्जेक्ट है ना, ये क्या है? मेन क्लॉज। ऐसे गाली नहीं है, एमसी लिखा है मैंने, तो ये मेन क्लॉज है। यहाँ पे ये भी किसका है? मेन क्लॉज है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी किसका है? मेन क्लॉज है। लेकिन जो यहाँ ब्रैकेट के अंदर ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब इस सबऑर्डिनेट क्लॉज का अपने आप में कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो इस सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने में लगा पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, तो ये सब्जेक्ट को डिफाइन करेगा, तो इसका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज जनरली डिपेंड्स ऑन दी मेन क्लॉज सब्जेक्ट। मेन क्लॉज के सब्जेक्ट पे सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा या जनरली डिपेंडेंट हो जाते हैं। बस इतना ही समझना इंपॉर्टेंट है। लाइकवाइज जैसे हम लोगों ने अभी अभी प्रीपोजिशनल फ्रेज के बारे में समझा, वैसे ही ये जो क्लॉज होते हैं ना, ये जो क्लॉज होते हैं, इनको भी इग्नोर ही करना होता है। अब जस्ट टू इग्नोर इनको आइडेंटिफाई करना होता है। देखो, आइडेंटिफाई करना है लेकिन जस्ट टू इग्नोर। सर इग्नोर क्यों करना है? क्योंकि सब्जेक्ट एंड वर्ब की अग्रीमेंट करनी है। सर सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट क्या है? आगे लेक्चर्स में देखेंगे, अभी बेसिक है, बेसिक में इतना ही समझ लो। अगर सिंपल भाषा में बताना चाहूं तो सब्जेक्ट का मतलब क्या होगा? जो भी सब्जेक्ट पार्ट में है वो वर्ब पार्ट से मैच होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ प्लूरालिटी सिंगुलैरिटी, प्लूरालिटी सिंगुलैरिटी। चलो अब आगे जाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच सबको पता है? क्या इसमें कोई मिसिंग है? किसी को लग रहा है कोई मिसिंग है यहाँ पर? Yes, sir. कौन सा मिसिंग है जरा बताओ? Interjection. इंटरसेक्शन मिसिंग है। क्या इंटरसेक्शन को समझना डिफिकल्ट है? बताओ इंटरसेक्शन को कैसे समझा जाए? Words that express emotions, वर्ड्स strong दैट emotions or एक्सप्रेस feelings. इमोशंस, अगर वर्ड जो है वो इमोशंस बताएंगे तो वो क्या बन जाएंगे आपके लिए? इंटरसेक्शंस बन जाएंगे। मतलब अगर मैं, मुझे अगर कोई चीज अच्छी लग गई तो मैं क्या बोलता हूँ? वाओ। अब ये वाओ क्या हो गया? ये तो इंटरसेक्शन हो गया। अब इसको समझने के लिए ग्रामर को समझने की जरूरत नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द फीलिंग। तो सेंटेंस की फीलिंग लो और सेंटेंस के फीलिंग के बेस पे आप इंटरसेक्शन को आंसर करो। अच्छा ये नाउन क्या होता है? जस्ट वन लाइनर आंसर चाहिए और एक ही पर्सन आंसर कर रहा है, बाकी के लोग सोए हैं क्या? खाना नहीं खा के आए, चाय नहीं पिया? सब लोग बोलो। Can you repeat, sir, please? मैं ये बता रहा हूँ, नाउन का सिंपल मीनिंग क्या होता है? वन लाइनर में मुझे आंसर चाहिए। नाउन सिंपल मीनिंग क्या Noun, होगा नाउन का? noun is the name of a person, place, or thing. वेरी गुड। एक तो नाम होगा, किसी का भी नाम होगा, या अगर वो आइडेंटिफाइड है या नॉन आइडेंटिफाइड है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अगर वो आइडेंटिफिएबल है या फिर वो नॉन आइडेंटिफिएबल है, वो क्या होगा? वो नाउन होगा। एक तो वो समझा जा सकता है या तो वो नहीं समझा जा सकता, तो वो नाउन होगा। एक तो वो एक होगा या फिर वो मल्टीपल में एक होगा, तो भी वो नाउन होगा। एक तो वो किसी का कैरेक्टर का होगा या फिर बिना कैरेक्टर का होगा, तो भी वो नाउन होगा। एक तो वो आपको दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, तो भी वो नाउन होगा। आप एक तो उसको गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो, या काउंट नहीं भी कर सकते, तो भी वो नाउन होगा। मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली मैंने सारे टाइप ऑफ नाउन भी बता दिए। देखो नाउन को समझने का सिंपल तरीका, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझो। आगे जाओ। प्रोनाउन क्या होता है? Something व्हाट that इज is प्रोनाउन? used in place of noun. इट इज It is a word that is that is used in place of noun. So instead इन of प्लेस repeating ऑफ again and नाउन। again, we use noun. वेरी गुड। तो मतलब सर अगर मुझे सेंटेंस में रिडंडेंसी को कम करना है, रिडंडेंसी का मतलब मुझे रेपिटेशंस को कम करना है, मुझे वर्डिनेस को कम करना है, मुझे स्मार्ट लैंग्वेज यूज करनी है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा? प्रोनाउन यूज करूंगा। मैं नाउन को यूज बार बार नहीं कर सकता। अगर मुझे माई सेल्फ पूछा जाए
अगर मुझे यूपीएससी की इंटरव्यू देनी है और यूपीएससी के इंटरव्यू में ये बोल दिया गया कि बेटा अपना नाम सिर्फ एक बार लेना है, बाकी के टाइम तुझे अपने बारे में बताना है, लेकिन अपना नाम नहीं लेना है, तो सिंपल, देयर इज अ वे यू कैन यूज प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है, जो कि हमें नाउन के प्लेस पे यूज करना पड़ता है। सर इतनी सिली चीजें आप क्यों बता रहे हो? देखो, जब सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है और सेंटेंस करेक्शन का मतलब क्या होगा? अगर इनकरेक्ट है तो करेक्ट करोगे, लेकिन जो करेक्ट है उसको इंप्रूव करना पड़ता है। अगर इंप्रूवमेंट का स्कोप है तो वहां पे आपको स्मार्टर वे में ये समझना पड़ेगा कि वहां पे रिडंडेंसी है कि नहीं है, वहां पे रेपिटेशन है कि नहीं है। जब तक वो नहीं समझ में आएगा तब तक आप प्रोनाउन के बारे में कुछ नहीं समझ पाओगे, और अगर प्रोनाउन को नहीं समझोगे तो वो चीजों को आंसर नहीं कर पाओगे। आगे जाते हैं। व्हाट इज वर्ब? व्हाट इज वर्ब? टेल मी व्हाट इज वर्ब? वर्ब क्या होगा? हो गए क्या? Can you अभी repeat, नाम, sir? व्हाट इज वर्ब? वॉल्यूम कम है मेरा? Verb is an action word. यहाँ मुझे थोड़ा सा कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए ओके ओके, verb नो is an इशू। action word. वर्ब इज एन Action एक्शन word. वर्ड। कांचन, Yes. व्हाट इज अ वर्ब? Verb is an action word. Am I audible, sir? यस यस। ललिता, Okay. व्हाट इज वर्ब? ललिता, व्हाट इज वर्ब? अभी सबको बुलाऊंगा मैं। ललिता, श्रेया, सक्षम, रिया, सैफ। So it is a word which denotes the action of the subject in a sentence. करेक्ट। तो मतलब सिंपल है, वर्ब अगर एक्शन के बारे में बताएगी तो वो क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगा, राइट? अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स एन एक्शन, करेक्ट। अच्छा, एडवर्ब क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज, एडवर्ब क्या होता है? Something that adds to the verb. समथिंग दैट एड्स टू द वर्ब, ओके। सिंपल भाषा में बताऊं तो किसी की भी तारीफ करो, किसी एक्शन की तारीफ करोगे तो वो एडवर्ब बन जाएगा। एडजेक्टिव, नाउन की तारीफ, अगर नाउन की तारीफ करोगे तो एडजेक्टिव्स बन जाएंगे। प्रपोजिशन, अच्छा प्रपोजिशन क्या होता है जरा बताओ? Preposition is that word which establishes a relationship between noun, pronoun with the other part of the sentence. अच्छा, क्या मैं ये क्वेश्चन, अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मैं प्रपोजिशन की बात कर रहा हूँ तो क्या प्रपोजिशन सिर्फ लोकेशन के बारे में होता है या पोजीशन के बारे में भी होता है? There are different प्रपोजिशन, types of prepositions. There are different categories of preposition. Preposition of time, place. So it depends. वेरी गुड। तो इसका मतलब प्रपोजिशन सिर्फ पोजीशन के बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं देगा, प्रपोजिशन सिर्फ लोकेशन के बारे में बात नहीं करेगा, प्रपोजिशन अलग अलग नेचरिस्टिकली यूज होता है। तो ये भी चीज याद रखना, जब भी प्रपोजिशन यूज कर रहे हो तो ये मैटर करता है कि वो प्रपोजिशन उस टाइम पे क्या नेचर में यूज होने वाला है, एंड ऑन दैट बेसिस आपको प्रपोजिशन यूज करना पड़ता है। प्रपोजिशन डायरेक्टली यूज करना या फिर उसके रूल्स को बाहर करके उसको यूज करना, ये थोड़ा टेक्निकली डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर नेचर वाइज उसको यूज किया जाए तो ज्यादा आसान होगा। तो वो चीज करना, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, उससे आपको ज्यादा आसानी से आप प्रपोजिशन को यूज कर सकते हो। कंजंक्शन, हाँ व्हाट इज कंजंक्शन? इसको थोड़ा प्रिसाइजली आंसर Joining करें। two sentence. ज्वाइन Joining two sentence. टू सेंटेंसेस, Two अच्छा, sentence ओके। गाइस, or क्या two सिर्फ word. दो सेंटेंस होंगे या सिर्फ दो वर्ड होंगे, या फिर कुछ और भी हम बोल सकते हैं जिससे कि ये और इजी हो जाए? क्या Yes. हम इस चीज को और आसान बना सकते हैं? A conjunction is that word यस, which can join two parts of sentences. Like ओके it can join two independent sentences, ओके। or it can join one independent sentence to another dependent देखो देखो sentence. देखो देखो, वेट 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 वेट, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ। देखो एक चीज को समझो, अभी हम यहाँ के इसको सिंप्लीफाई करने सोच रहे हैं। हम अगर इसको डिस्क्राइब करने चाहेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, और इतने में तो कंजंक्शन तो बहुत बड़ा बन जाएगा। हमें सिंप्लीफाई में समझना है, तो मैं ये बोल दूं कि जितने भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स है, इंक्लूडिंग नंबर एंड वर्ड, अगर इनको ज्वाइन करने के लिए कुछ यूज होता है तो वो कंजंक्शन है। इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड, आई थिंक इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अब Yeah. यहाँ पे सारी चीजें इंक्लूड हो गई। अब यहाँ पे सिर्फ सेंटेंस नहीं, सिर्फ वर्ड नहीं, सिर्फ नंबर नहीं है, जितने भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स है वो सारे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग अल्फाबेट, इंक्लूडिंग नंबर, इंक्लूडिंग वर्ड, सारे के सारे अगर ज्वाइन करने के लिए कुछ यूज किया जाएगा तो वो कंजंक्शन बन जाएगा। दैट्स इट, वेरी इजी। अच्छा, अब आगे जाते हैं।
अब थोड़ा सा और अच्छा टास्क शुरू होगा, तो ध्यान से देखना। देख, आप स्लाइड को रीड करो, मैं आपको स्लाइड के बारे में बताते जाऊंगा, स्लाइड के बारे में इंफॉर्मेशन देते जाऊंगा। आपका काम है स्लाइड को रीड करते जाना, स्लाइड को समझते जाना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे आ जाओ। अब देखो यहाँ पर नाउन के बारे में डिस्कशन हो रहा था। नाउन के कितने टाइप्स होते हैं? नाउन के कितने टाइप्स होते हैं? एनीवन नोस हाउ मेनी टाइप्स आर देयर नाउन? कितने टाइप्स के नाउन है? Sir, I just बस wanted to ask you, can we also have abstract noun? yes, yes, it is there, it is there, I know, it is there. There are multiple, मतलब बहुत सारे टाइप के नाउन्स है। ऐसे नाउन को अगर डिफाइन करने जाओ तो बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन निकल के आएगा। बट देर आर सम इंपॉर्टेंट नाउन जो अभी के लिए समझना बड़ा इंपॉर्टेंट। जैसे कि एक होगा प्रॉपर नाउन और एक होगा कॉमन नाउन। मैं इनको दोनों को एक साथ कैटेगराइज कर देता हूँ यहाँ, ये दोनों भी एक साथ कैटेगराइजेशन में लाता हूँ। ऐसा क्यों किया मैंने? देखो, इनको कैटेगराइज करने का सबसे पहला रीजन ये है कि ये अपने आप में एक अलग तरीके से काम करते हैं। जैसे कि देखो, अगर अगर मुझे किसी भी नाउन को प्रॉपर या कॉमन में क्लासिफाई करना है, तो मैं उनकी आइडेंटिटी पे ध्यान दूंगा, आइडेंटिटी पे ध्यान दूंगा। मैंने अगर पर्टिकुलर नाम ले लिया सक्षम, क्या ये आइडेंटिफिएबल है करेक्टली? आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे सक्षम? क्लासरूम में सक्षम बैठा हुआ है, हम लोग क्लासरूम में बैठे हुए, अगर मैंने बोल दिया सक्षम, क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? यस और नो? Yes. यस, सो दैट मींस इट इज प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर मैंने ये बोल दिया कि मैंने ये बोल दिया बॉय, क्या अब आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कौन सा बॉय, किसके बारे में बात कर रहे हो? क्या आपको समझ में आ रहा है? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो अगर वो समझ में नहीं आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन। तो ये आइडेंटिटी के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आप आइडेंटिटी समझ पा रहे हो तो वो हो गया प्रॉपर, और आइडेंटिटी नहीं समझ पाओगे तो हो गया कॉमन। अब आपको कॉमन एंड प्रॉपर में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। किसी भी नाउन को जब आप रीड करते हो, अगर आप प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो वो बन जाएगा आपके लिए प्रॉपर वन। और अगर आप किसी भी नाउन को प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो वो बन जाएगा कॉमन नाउन। अब जितने भी नाउन ले लो, आपको इजीली समझ में आएगा प्रॉपर कौन सा है और कॉमन कौन सा है। आगे जाते हैं कलेक्टिव नाउन। अच्छा, कलेक्टिव नाउन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसेप्ट है। पहले जाते हैं मटेरियल नाउन पे, और मटेरियल नाउन को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि ये मटेरियल नाउन होता क्या है, मटेरियल नाउन को कैसे समझा जाए, जरा वो समझते हैं। यहाँ पे आ जाओ, मटेरियल नाउन को देखते हैं। इसको रिमूव कर दो। आ जाओ। अब मटेरियल नाउन क्या होता है? देखो, मटेरियल नाउन की ना एक खासियत है यहाँ पर। देखो, मटेरियल नाउन की एक खासियत होती है, कोई भी मटेरियल नाउन जो होता है वो हमेशा दो प्रोसेस में डिपेंड करेगा। मतलब अगर आप मटेरियल नाउन की बात करो, जैसे कि मैं यहाँ एग्जांपल ले लेता हूँ, मिल्क। मिल्क ले लो, और एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। पहले हम लोग एग्जांपल लेते हैं, प्लास्टिक का एग्जांपल लेते हैं। प्लास्टिक, ठीक है। नाउ जस्ट एन इमेजिन कि यहाँ पे एक मैंने बॉटल रख दिया, ये वाला एक बॉटल है, ठीक है। ये बॉटल है, ये बॉटल का ढक्कन है। हाँ, अब यहाँ पर इस बॉटल को बनाने के लिए दो प्रोसेस यूज किए गए। दो प्रोसेस, ध्यान से समझना जो समझा रहा हूं। दो प्रोसेस यूज किए गए। पहला प्रोसेस ये था कि इसको मैन्युफैक्चर किया गया, इसको मैन्युफैक्चर किया गया। और दूसरा प्रोसेस ये था कि इसको असेंबल किया गया। मतलब जहां पर ये मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में था, वहां पर ये मटेरियल था, यहां पर ये मटेरियल था। ये जब तक असेंबल नहीं हुआ था तब तक ये मटेरियल था। क्या आपने कभी दुकान में जाके या शॉपकीपर के पास जाकर ये बोला है कि मेरे पास ये बॉटल है, इसका ढक्कन आपके पास है क्या? कोई भी शॉपकीपर आपको किसी बॉटल का ढक्कन देगा? कभी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये जो कैप होती है, वो कैप कंसीडर होती है एज अ मटेरियल, इट इज नॉट अ प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट क्या है? ये पूरा का पूरा बॉटल जो है ना, ये प्रोडक्ट है। तो इसको, अब सर ये प्रोडक्ट का क्या लेना देना? समझो, ये जो बॉटल है ना, ये एक तो आपके लिए प्रॉपर नाउन बन जाएगी, या तो कॉमन नाउन बन जाएगी, या फिर दूसरा कंसेप्ट आएगा कलेक्टिव नाउन बन जाएगी।
लेकिन अगर ये बॉटल को अलग कर दिया जाए, डीअसेंबल्ड कर दिया जाए विथ विथ इट्स कैप, तो वो क्या हो जाएगा, मटेरियल बन जाएगा। अगर इसको मैं वापस से मेल्ट कर दूं, प्लास्टिक बना दूं, तो वो भी क्या हो जाएगा, मटेरियल हो जाएगा। मतलब कोई भी मटेरियल नाउन प्रॉपर कॉमन या फिर कलेक्टिव बनने के लिए दो प्रोसेस लेता है। अगर दो प्रोसेस आगे या पीछे कर दो तो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए मटेरियल बन जाएगा। जैसे कि आप मिल्क को ले लो, मिल्क के ऊपर अगर आप दो प्रोसेस करोगे, इट विल कन्वर्ट इनटू समथिंग एल्स। वो कोई ना कोई प्रोडक्ट बन जाएगा जो इनिशिएटली कंज्यूमेबल होगा या इनिशिएटली सेलेबल होगा, और उसी को कहा जाएगा कि वो मटेरियल है। बट आफ्टर द टू प्रोसेस वो क्या हो जाएगा आपके लिए, एक तो प्रॉपर कॉमन या फिर कलेक्टिव बन जाएगा। चलो अब आते हैं कलेक्टिव पे। ये कलेक्टिव नाउन का ना एक सिंपल फंडा समझ लो पहले। वैसे तो यहाँ पे सब कुछ फ्रेज लिखे हुए हैं, सारे के सारे फ्रेज है। यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये बड़ा काम आता है। ये एग्जाम में आपको फिलअप में यूज होगा। अगर फिलअप में समझो ये आगे लिखे हुए हैं और आपको इसके लिए कोई फिलअप में पूछ लिया कि क्या यूज करोगे, तो क्राउड यूज करोगे। पीपल के लिए क्या होगा, मोब या फिर क्राउड होगा। वैसे यहाँ पर अगर वुमेन है, ऑफिसर्स है, गर्ल्स है, तो उसके लिए क्या यूज होगा, वेवी यूज होगा। अगर यहाँ पे डायरेक्टर्स है तो डायरेक्टर्स के लिए क्या होगा, बोर्ड यूज होगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चन कैसा होगा पता है, ऑप्शन ए में आपको ग्रुप लिखा जाएगा, ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स। आपको सही लगेगा, सुनने में सही है, लेकिन ग्रामेटिकली इट इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है। तो ये इनका इंपॉर्टेंस है। अब इसका दूसरा पार्ट, ये तो हो गया सिंपल पार्ट जो फिलअप में यूज होगा। एक पार्ट और होता है जो एरर डिटेक्शन में यूज होगा या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में यूज होगा। मैं यूजेबिलिटी भी बता रहा हूं क्योंकि यूजेबिलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द कंसेप्ट। देखो कलेक्टिव नाउन को पहले तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं। यहां पर मैं फैमिली का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, मैंने फैमिली ले लिया। नाउ डू अंडरस्टैंड, सिर्फ एक ही फैमिली है, वन फैमिली है। मुझे इसी फैमिली को एक केस में प्लूरल बनाना है और इसी फैमिली को दूसरे केस में सिंगुलर बनाना है। कैन एनीवन टेल मी कि ये कब सिंगुलर होगी और कब प्लूरल होगी? देखो एक ही फैमिली है, कोई भी मुझे ये नहीं बोलेगा कि इसके आगे मोर लगा दो तो ये फैमिली प्लूरल हो जाएगी। वो नहीं चाहिए मुझे आंसर। मुझे आंसर ये चाहिए, सिंगल फैमिली एज अ कलेक्टिव नाउन प्लूरल कब होगी एंड सिंगुलर कब होगी। दैट्स व्हाट आई वांट। डोंट टेल मी कि सर आईएस लगा दो, फैमिलीज बना दो तो प्लूरल हो जाएगा। नो, आई डोंट वांट दैट। So when we are referring to different families, like 2-3 families, then it Again, will- I'm saying na, that is only one family. Question is what? Only one family. आपके पास एक ही फैमिली है, उसको एक सिचुएशन में सिंगुलर करना है, दूसरे सिचुएशन में प्लूरल करना है। You can take an example of a team also. आप टीम के साथ भी यही करोगे। तो आप टीम के बारे में सोचो, पुलिस के बारे में सोचो, एंड टेल मी कि वही लोग जो एक ही टीम के मेंबर्स है वो एक टाइम पे सिंगुलर होंगे और दूसरे टाइम पे प्लूरल हो जाएंगे। ऐसी कौन सी केस होगी? बोलो। जब एक ही प्लेटून होएगा तो उसको अपन सिंगुलर बोलते हैं। नंबर ऑफ प्लेटून होगा तो प्लूरल हो जाएगा। नहीं, ये तो गलत हो गया ना। ये तो आप अपने तरीके से बना रहे हो। मैंने क्या कहा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। यू कांट चेंज इट। आपको एज इट इज यूज करना है। फैमिली एक ही है, लेकिन फिर उसको प्लूरल कंटेक्स्ट भी लगाना है और सिंगुलर कंटेक्स्ट भी लगाना है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल देता हूं मैं आपको। चलो यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ फैमिली के साथ में, आप मुझे बताओ कि कहां पर मैं क्या करूं। अब तुक्के मत मारना, इतना करना बस। मैंने यहाँ फैमिली लिखा, यहाँ डैश लिख रहा हूं, और यहाँ पे मैं अब लिख रहा हूं, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूं फैमिली, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं। अब बताओ जरा कौन से इसमें क्या यूज करोगे। आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन ए सेज इज एंड ऑप्शन बी सेज आर। कहां आर लगाऊं और कहां इज लगाऊं? बिकॉज फैमिली सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड होगा आपका वर्ब। अगर आप फैमिली को प्लूरल बोलोगे तो आर यूज करोगे, फैमिली को सिंगुलर बोलोगे तो इज यूज करोगे। नाउ डिपेंड ऑन द सेंटेंस, यू हैव टू डिसाइड कि आप वर्ब कौन सा यूज करोगे। फैमिली आर फाइटिंग एंड फैमिली इज डूइंग पार्टी। नाउ व्हाई इज इट सो? ऐसा क्यों? क्योंकि फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, वो एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, तो दे आर फाइटिंग और सभी लोग मिलकर पार्टी कर रहे हैं, इसके लिए when we are is referring to is members of doing the party. family, No, we are not referring to the members of a family. We are only referring to the family.
एंड एक्चुअली ही इज करेक्ट. व्हाई इज इट सो, वो भी समझो. देखो, जब फैमिली फाइट कर रही है, अल्दो दे आर वन यूनिट. देखो, फैमिली के अंदर अगर 5 लोग हैं, ठीक है, अगर इनके बीच में क्लैशेस होना शुरू हो जाएंगे, क्लैश हो जाएगा, तो अब जो सबके ओपिनियंस होंगे वो डिफर करेंगे. लेकिन अगर यही यही फैमिली मिलके अगर पार्टी करेगी, तो सबका गोल जो है वो एक ही होगा, टू एंजॉय दी पार्टी, सिंपल. लेकिन अगर यही अगर फाइट करने में लग जाए, तो वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे. तो ये फैमिली जो है वो प्लूरल हो जाएगी. दैट मीन्स आप यहां पर क्या लिखोगे, फैमिली आर फाइटिंग. एंड जहां पर ये पार्टी करेंगे, आप क्या लिखोगे, इज डूइंग पार्टी. अब जरा और एक एग्जांपल समझो, टीम के बारे में बात करते हैं. एक चीज होती है, ऐसे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जहां पर फाइट हो रही है ना, जहां पे फाइट हो रही है, वहां पर फैमिली जो है वो नेगेटिव कॉनोटेशन में है. और जहां पर फाइट नहीं हो रही है, वहां पर फैमिली पॉजिटिव कॉनोटेशन में है. वैसे ही टीम के बारे में ले लो. मैं आपके सामने 2 सिचुएशन रखता हूं. एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें कि विराट कोहली ऑन स्ट्राइक है, और एक सिचुएशन ऐसी है जहां पे विराट कोहली नॉन स्ट्राइक पे है. दोनों सिचुएशन में विराट कोहली प्लेइंग एट 99 इन T20. आपको चाहिए 1 बॉल 4 रन. अब पहली चीज, जहां पे वो ऑन स्ट्राइक था, आपका सबसे पहला इंट्यूशन क्या है, पहला इंट्यूशन, पहला इंस्टिंक्टिव आंसर क्या होगा, विन और लॉस, विदाउट फिल्टर आंसर करना. आई वांट आंसर. Can you repeat, sir? देखो, सिचुएशन ऐसी है, क्रिकेट का मैच चल रहा है, आईपीएल चल रही है, 2020 का मैच है, हमें 1 बॉल में 4 रन चाहिए, विराट कोहली इज ऑन स्ट्राइक, ठीक है. अब मैं ये पूछ रहा हूं, इस सिचुएशन में विदाउट फिल्टरिंग योर माइंड एंड ओपिनियन, आप आंसर करो कि आपके दिमाग में क्या आता है, विन और लॉस. विन आएगा, विन. विन आएगा. एवरीवन विल से कि विन. हाँ. बहुत कम लोग हाँ. होंगे, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 0.1% लोग बोलेंगे लॉस एट दी फर्स्ट इंस्टिंक्टिव लेवल. क्यों? क्योंकि वो किसी पर्सन को हेट करेंगे. अगर हम बायस ना रहे, तो हम डायरेक्टली बोल रहे हैं कि विन. अच्छा, अब इस सिचुएशन को मैं उल्टा घुमा देता हूँ. अगर इस सिचुएशन को मैं ऐसा रख दूं, नॉन स्ट्राइक पे लेके जाऊं, क्या अब आप एक सर्टन डिसीजन दे पाओगे मुझे विन और लॉस का? नहीं, नहीं दे पाओगे. कुछ लोग बोलेंगे, नहीं दे सर पाओगे. ये ऐसा भी तो हो सकता है कि ये नो बॉल हो. सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सामने वाला जो नॉन स्ट्राइक पे, अभी नॉन स्ट्राइक पे कोहली है, लेकिन जो स्ट्राइक पे वो भी तो 6 मार सकता है ना सर, क्यों नहीं मारेगा? तो मतलब इसका मतलब ये होगा कि आपको वहां पर, अगर वो नॉन स्ट्राइक पे है, तो आपको ये समझ में आता है कि जो सामने वाला पर्सन है वो तो पूरी तरह अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब ये सिचुएशन ही अनप्रेडिक्टेबल है. अब इस वक्त आपके जो ओपिनियंस है वो क्या करेंगे, डिफर करेंगे. ये सिचुएशन में आपके ओपिनियन डिफर करेंगे. अगर ये डिफर कर गए, तो इसका मतलब आप एक टीम में होकर भी आप प्लूरल हो गए. एंड जहां पर आप जब सब लोग मिलके ये बोल रहे थे कि विन हो जाओगे, तो वहां आप सिंगुलर रह गए. गाइस, अब समझ में आ गया कलेक्टिव नाउन किस तरीके से या, प्लूरल और सिंगुलर हो जाता है. या, यस, करेक्ट. अंडरस्टूड, यस और नो? या, Yes. यस. गाइस, चिल्लम चिल्ली होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप शांत रहोगे तो मजा नहीं आएगा. देखो, जितनी एनर्जी मैं लगा रहा हूँ ना, उतनी एनर्जी यहाँ पे 13 लोग हैं, 13 लोगों की होनी चाहिए, तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आता. ठीक है, चलो. ट्रैक नाउन, मतलब इतना आवाज होना चाहिए कि माइक का एक्सेस बंद होना चाहिए, तब मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा आपको. बिल्कुल ऐसा है. आपको मजा आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर सबको मिलके आंसर करना पड़ेगा, तभी जाके आपको मजा आएगा. यस सर. जस्ट सेकेंड गाइस. चलो गाइस, अब बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में. अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज नथिंग बट द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन. आप किसी भी कैरेक्टर के ऊपर से अगर उसको नाम दे दोगे ना, तो उसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाएगा. वेरी सिंपल, ठीक है. अब इसके बारे में और भी कुछ चीजें हैं, जैसे मैं आपको अभी बता देता हूँ, शॉर्टकट में बताता हूँ, लेकिन बाद में जाके हम लोग इसके ऊपर डिप डिस्कशन करेंगे जब हम वोकैब का लेक्चर का डिस्कस करेंगे. ठीक है, देखो यहाँ पर ना कुछ ऐसे ये होते हैं, हिंट्स होते हैं. जैसे कि यहाँ पे देखो सफिक्स दिया हुआ है, नेस सफिक्स है,
ये ENT सफिक्स है, इसके बाद यहाँ पे ये NES वाला, फिर और बताऊं ये ENT वाला, ये जो है ना, ये सब ऐसे ये सफिक्स होते हैं ना, ये सब क्या बताते हैं पता है, कि ये जो है ये एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये आपको क्या बताएंगे कि ये क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स में होते हैं, कैसे कैसे, ये एक स्टेट ऑफ बीइंग हो सकता है, ये एक एक्शन वाला नाउन हो सकता है, ये एक एडजेक्टिव वाला नाउन हो सकता है। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो, ये एक एक्शन वाला है। एक्शन वाला क्यों है, लाफ्टर, लाफ्टर इज व्हाट, एक्शन। अभी लाफ करना ये एक्शन हो गई, लेकिन उसको मैं अगर नाउन में कन्वर्ट करना चाहूं तो मुझे लाफ्टर लिखना पड़ेगा। नाउ दैट एक्शन जो लाफ्टर मैं बोल रहा हूं वो तो एक्शन ही है ना, लेकिन मैं उसको नाउन फॉर्म में कैसे बोलूंगा, इट्स एन लाफ्टर। ये क्या है, ये लाफ्टर है। तो ये लाफ्टर जो है वो क्या हो जाएगा आपके लिए, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। वैसे स्टेट ऑफ बीइंग, बच्चा, छोटा बच्चा, मैं चाइल्ड बोलूंगा तो वो बच्चा हो गया, लेकिन अगर चाइल्डहुड बोल दूं तो वो बचपन हो गया। तो बचपन भी तो एक नाउन ही है ना। आप उस स्टेट ऑफ बीइंग को एक नाउन में एक्सप्लेन करोगे, एक वर्ड में एक्सप्लेन करोगे, तो वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब आप किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रहे हो। अब ध्यान रखना, आप बोलोगे सर वैसे भी गुडनेस भी तो एडजेक्टिव ही है और ये गुड भी तो एडजेक्टिव ही है, लेकिन गाइस समझो, जब मैं गुड की बात करूं ना, तो गुड इज ओनली व्हाट, गुड इज ओनली व्हाट, इट्स एन एडजेक्टिव दैट स्टेट्स अबाउट क्वालिटी, इट स्टेट्स अबाउट क्वालिटी। एंड जब ये नेस के साथ लगाया जाए तो इट गिव्स व्हाट, नेम, नेम ऑफ द क्वालिटी टू द पर्सन, नेम ऑफ द क्वालिटी टू द पर्सन। ये गुडनेस, मैं इसने क्या कर दिया, उस क्वालिटी के बेस पे उस पर्सन का कैरेक्टर को नाम दे दिया, इट्स अ गुडनेस, इट्स अ स्मार्टनेस। मैंने उसके कैरेक्टर को वन वर्ड में डिफाइन कर दिया, तो ये बन गया मेरा एडजेक्टिवल अब्स्ट्रैक्ट नाउन। गाइस समझ में आ रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैंने उसको थोड़ा सा इजी करके बता दिया। अंडरस्टूड, यस और नो? या चलो अब आगे जाते हैं। देखो यहाँ पे काउंटेबल, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन भी होते हैं, जस्ट गो थ्रू इट। ये बताना कोई अलग मतलब नई चीज नहीं है, बचपन से सीखते आ रहे हो ये सारी। बस इसी सेक्शन को समझना ज्यादा जरूरी है, आगे के सेक्शंस बहुत इजी हो जाएंगे, क्योंकि वो इसके बेस पे चलेंगे तो बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएंगे समझने के लिए। आगे जाते हैं। अब देखो प्रोनाउन, प्रोनाउन की बातें करते हैं, प्रोनाउन को समझते हैं। जब भी हम प्रोनाउन को समझने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस होंगे, जैसे कि अभी अभी हम लोगों ने कुछ नाउन के बारे में डिस्कशन किया। अब जो नाउन्स होते हैं ना, उन नाउन्स की तरह प्रोनाउन का भी कैरेक्टर होता है, अपना ही कैरेक्टर होता है हर किसी का। वैसे प्रोनाउन का भी अपना अपना एक कैरेक्टर है। अब इन कैरेक्टर्स को समझते हैं। वैसे यहाँ पे टाइप्स की पूरी लिस्ट दी गई है, हम इस लिस्ट को आगे जाके पूरा डिस्क्राइब में समझेंगे, डिस्क्रिप्शन में समझते हैं। चलो आते हैं पर्सनल प्रोनाउन पे। पर्सनल प्रोनाउन क्या होगा, पर्सनल प्रोनाउन किसी का भी पर्सोनिफिकेशन हो सकता है, या फिर ये पर्सनल प्रोनाउन जो है वो कितना मतलब कैसे समझाओ, ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसे समझो। ये ना पॉइंट ऑफ व्यू, इसको ऐसे समझा जाएगा, पॉइंट ऑफ व्यू। कौन सा वाला पॉइंट ऑफ व्यू, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब अगर कोई बताओ फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, आई होगा कि ही होगा, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू आई है कि ही है? I I singular and we plural. नहीं नहीं नहीं, मुझे पर्सनल प्रोनाउन चाहिए, मैंने ये पूछा फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई इज अ फर्स्ट पर्सन, I करेक्ट। yeah अब समझो मुझे ये पूछना है कि ही एंड यू में सेकंड पर्सन कौन है, ही एंड यू में सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू किसका होगा? You, वेरी गुड, you यू जो है वो आपका you सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू होगा। अब yeah ही क्या होगा आपका, थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। सर ये बचपने वाली बातें क्यों पढ़ा रहे हो? yes देखो गाइस, इसके ऊपर डिपेंड होता है, इसके ऊपर डिपेंड होता है कि आप फिलिप को कैसे आंसर करोगे। बहुत बार या बहुत से लेक्चर्स में, मैंने यूट्यूब के बहुत से लेक्चर्स में, या कुछ ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो ये चीज सिखाते हैं कि सिर्फ प्लूरलिटी एंड सिंगुलैरिटी के बेस पे प्रोनाउन को यूज किया जाता है। नहीं गाइस, इन सम केसेस वेयर कोरिलेटिव कंजंक्शन यूज होते हैं ना, वहां पर आपको फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का कंसेप्ट भी समझना पड़ता है, तब जाके आप उसको सही से आंसर कर पाओगे। अदरवाइज आप उसको सिर्फ प्लूरल एंड सिंगुलर के बेस पे इनकरेक्ट आंसर करोगे, तो वहां पर ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बड़ा काम आता है। अब आगे जाओ, पॉजिटिव, पॉजिटिवनेस क्या होता है, समवन समथिंग इज बिलोंग्स टू समवन। कोई भी चीज अगर किसी के बिलोंगिंग में नेस में है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि उस पर्सन को वापस से जब हम बोलने जाएंगे तो हम पॉजिटिव प्रोनाउन यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा है दिस इज, क्या लिखा है, दिस इज माइन पेन। अब ये माइन पेन लिखना इनकरेक्ट है,
क्योंकि ये तो पॉजिटिव केस है ही नहीं। दिस इज योर्स पेन, Yeah. ये भी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि जब भी पॉजिटिव केस यूज करते हो तो आपको क्या लिखना पड़ता है, माय, योर, ऐसे लिखना पड़ता है। आपको योर्स नहीं लिखना है, दैट विल बी Your रॉन्ग, pen. क्योंकि आप Yeah. प्रोनाउन यूज कर रहे हो तो वहां पे वो रॉन्ग हो जाएगा। याद रखो ये चीज, ठीक है। देखो, Yeah. दैट इज Yeah. माई कार, दैट इज योर पेन। अब यहाँ पे योर्स पेन बोलना इनकरेक्ट होगा। अब ये मैं बोलने की बात कर रहा हूं, लेकिन एग्जाम में भी यही चीज याद रखनी है, वहां पे योर्स भी होगा, योर भी होगा, आपको योर चूज करना है। नेक्स्ट, रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव की बात करूं तो हम अपने बारे में बात करेंगे तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो वही हो गया। जब भी रिफ्लेक्सिव केसेस होती है तो यूज होंगे माई सेल्फ, आर सेल्फ, हर सेल्फ। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें होगी, प्लूरल सिंगुलर होगा, यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यूज यूज होंगे, तो सारी चीजें यहाँ पे एक साथ लगेगी, तब जाके हम इनको आंसर कर पाएंगे। फिर हमको ये भी देखना पड़ेगा कि इनकी रिलेटिव प्लेस क्या होगी, इधर ऑब्जेक्ट हो सकता है, इधर सब्जेक्ट प्लेस होता है, कहीं पे भी हो सकता है, क्योंकि ये रिलेटिव केस रखते हैं, ये कहीं पे भी हो सकते हैं एज पर दी सेंटेंस स्ट्रक्चर। देन डेमोन्स्ट्रेटिव। अब डेमोन्स्ट्रेट आप हो गया, जहां पर भी पॉइंट आउट करोगे, डेमोन्स्ट्रेट करोगे, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। करेक्ट। नेक्स्ट, अब देखो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, वो भी दो दो तरीके से होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो सिंगुलर है, दिस, दैट। अब यहाँ पे समझो, दिस भी सिंगुलर, दैट भी सिंगुलर, लेकिन दिस जो है ना, वो क्या है, क्लोज है, मतलब नियर बाय है, बहुत ज्यादा नियर बाय है। और दैट जो है वो फार अवे है। इसका यहाँ पे देखो, पी, ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल, लेकिन ये जो दिस है ना, ये नियर बाय है, और ये जो दोस है ना, ये फार अवे है। ये बड़ा काम आता है, ये थिंग को दिखाने में, टाइम को दिखाने में भी काम आता है। सच हो गया, वन हो गया, वैसे इनका कंसेप्ट अलग है, ये वन का भी अपना ही एक अलग कंसेप्ट है। वन एज अ प्रोनाउन तब यूज होता है जब भी वन एज अ नाउन यूज होता है। अगर वन नाउन है तभी वन प्रोनाउन होगा, अदरवाइज वन यूज नहीं होगा। देन यहाँ पे देखो, रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होंगे, जो दो स्ट्रक्चर्स में रिलेशन बताएंगे। हु हो गया, विच हो गया, दैट। अभी ऐसे बहुत सारे, जहां पे ऐसे कितने ऐसे डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं जो रिलेटिव में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हु जो है वो क्या होगा, लिविंग पर्सन के लिए होगा, लिविंग पर्सन के लिए होगा। ये किसके लिए होगा, नॉन लिविंग के लिए होगा, ठीक है। दैट किसके लिए होगा, अब ये डिपेंड करेगा कि क्या सेंटेंस है। अगर ये नॉन लिविंग होगा तो नॉन लिविंग के लिए होगा, अगर कोई टाइम बीइंग पॉइंट होगा तो टाइम बीइंग पॉइंट के लिए यूज होगा, डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस। एज ऑफ नाउ दिस इज इनफ। इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव तो नाम से ही पता चल गया, जहां पर भी इंटरोगेशन होगा, जहां पर भी आप क्वेश्चनिंग करोगे, जहां पर भी आप, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन टैग दिखाओगे, वो हो जाएंगे आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अब याद रखना गाइस, यहाँ पर क्वेश्चन टैग को प्रोनाउन के लिए यूज किया जा रहा है, ना कि क्वेश्चन टैग के सेंटेंस के लिए यूज किया जा रहा है। जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें क्वेश्चन टैग नहीं होता, और जब क्वेश्चन टैग होता है तो वो सीधे सीधे आपके लिए क्वेश्चन टैग का सेंटेंस बन जाता है, वो इंटरोगेटिव नहीं होता। ऑलवेज याद रखो, जहां क्वेश्चन टैग है वो सेंटेंस आपका क्वेश्चन टैग का सेंटेंस हो गया, और जहां पर भी क्वेश्चन टैग नहीं है, वो इनवर्स में लिखा गया, वो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। सर ये कहाँ यूज होगा, सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट में। मैं सारे रिलेटिव्स बता रहा हूं, तो आपको वो भी हेल्प करेगा, बाद में जाके जब लेक्चर देखोगे तो ये चीज आपको रिवाइज करने मिल जाएगी। रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल का मतलब एक दूसरे को रिवर्सल दिखाना, एक दूसरे के बारे में बताना। ईच अदर, एक दूसरे के बारे में, ईच अदर, एक दूसरे के बारे में बात हो रही है। वन अनादर, एक और दूसरा, एक और दूसरा, ये एक दूसरे के साथ में म्यूचुअल रिलेशनशिप में है, तो वो चीजें वहां पे इंडिकेट होगी कि यहाँ पर एक दूसरे में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है, दैट इज म्यूचुअल रिलेशनशिप है। नेक्स्ट, यूनिवर्सल। अब यूनिवर्सल को हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि दिस आर दी इनडेफिनाइट प्रोनाउन, दिस आर दी इनडेफिनेटिव प्रोनाउन या इनडेफिनाइट प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि इनमें कुछ भी डेफिनाइट नहीं है, कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है। समवन, नोबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, ये सब क्या है, ये सब इनडेफिनाइट है। ऑल, बोथ, सम, मैनी। अब इसमें प्लूरल क्या, सिंगुलर क्या, वो बात का डिस्कशन है। फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि ये सब के सब इनडेफिनाइट है, दैट इज व्हाट इट इज, यूनिवर्सल। ये कहीं पे भी लगा दो चल जाता है, मतलब वहां पे डिपेंड करेगा कि नाउन क्या है, तब वो यूज होगा। आगे जाओ। डिस्ट्रीब्यूटिव। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव का दूसरा मतलब होता है, एक तरीके से ये कंजंक्शंस होते हैं, ये कंजंक्शंस भी है और कहीं ना कहीं जो है आपके लिए प्रोनाउंस भी है।
वैसे ये ईदर ऑफ एंड नीदर ऑफ एक कंजंक्शन का पार्ट है, जो कि अगर सिर्फ इतना ही यूज किया जाए तो उसको कहा जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एंड ये देखो, ये जो है ना, ये सारे एक तरीके से यूनिवर्सल प्रोनाउन का ही एक पार्ट है, जिनको कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में डाल दिया जाएगा जब भी यहाँ पे ऑफ आ जाएगा। चलो नेक्स्ट। अब ये देखो यहाँ पे इनडेफिनाइट दिया हुआ है, अगेन सेम केस, वन, नन, ऑल, मैनी, बोथ, ये सब क्या है? इनडेफिनाइट है। इसमें समझा नहीं जाएगा कि कितने लोग हैं, तो वैसे ये भी इनडेफिनाइट ही है, क्योंकि इसमें भी नहीं समझ में आ रहा है और इसमें भी नहीं समझ में आ रहा है, तो दोनों भी इनडेफिनाइट है, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ये स्पेसिफिकली इनडेफिनाइट हो गए और ये यूनिवर्सल हो गए। चलो ये चार्ट को ठीक से ऑब्जर्व करना। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इनकी केस क्या है। ये नॉमिनेटिव केस है। नॉमिनेटिव केस का सीधा सीधा मतलब ये सेंटेंस के सब्जेक्ट केस में ही दिखने चाहिए, सब्जेक्ट प्लेस पे ही दिखने चाहिए। और ये पॉजिटिव केस वाले, यहाँ पे देखो ये एक्यूजेटिव, ये जो होते हैं ये हमेशा ऑब्जेक्ट केस में दिखाई देंगे। इट वॉज डन बाय अस, इट वॉज डन बाय अस, इट वॉज डन बाय यू, इट वॉज प्लेड बाय मी, इट वॉज प्लेड बाय देम, इट वॉज प्लेड बाय हिम। ठीक है, आई एम दैट पर्सन, वी वर दोज पीपल। तो ये सब देखो सब्जेक्ट प्लेस पे आ रहे हैं और ये सब के सब ऑब्जेक्ट प्लेस पे आ रहे हैं। सर इनका क्या होगा, ये कहाँ होंगे? ये डिपेंड करते हैं, ये समटाइम्स सब्जेक्ट प्लेस पे होते हैं, डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस, एंड समटाइम्स ये ऑब्जेक्ट प्लेस पे होते हैं। सो इनडायरेक्टली ये क्या है, रिलेटिव पोजीशन रखते हैं, ये रिलेटिव प्लेसमेंट रखते हैं कि कभी कभी ये सब्जेक्ट में चले जाएंगे, कभी कभी ऑब्जेक्ट में चले जाएंगे, तो ये रिलेटिव प्लेसमेंट में आ जाएंगे। ये चार्ट का यही इंपॉर्टेंस है। इसका आगे का इंपॉर्टेंस हम लोग सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट में या फिर ग्रामर रूल 1 या 2 के सेक्शन में देख लेंगे। अभी के लिए इतना समझना इंपॉर्टेंट। चलो आगे जाते हैं। बाय द वे बाद में जाके चैनल मतलब वापस से जब आप देखोगे, वीडियो को देखोगे, तो आप एक ध्यान रखो कि ये चार्ट को आप ठीक से ऑब्जर्व करो और इन चीजों को समझो, तभी जाके ये आपके लिए यूजफुल होगा। फिर वहां पे मैंने पॉइंट ऑफ व्यू भी दिए हुए हैं, जिससे कि आपको ज्यादा डिफिकल्टी ना हो समझने के लिए। आपके सारी चीजें यहाँ पे कवर हो जाएगी, पूरा प्रोनाउन यहाँ पे एक साथ कवर हो जाएगा। एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव के बारे में हम लोग ने क्या बोला था, ये नाउन की तारीफ होती है। ये किसकी तारीफ है, मैं यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में लिख देता हूँ। तारीफ होती है किसकी, नाउन की तारीफ होती है। तो अभी सबको समझ में आ जाएगा। अब देखो इनके भी अपने एक टाइप्स है, बट ये सारे टाइप्स जो है ना वो कॉमन सेंस वाले हैं। वैसे इसमें से बहुत सारे हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस भी कर लिए, इन केस ऑफ नाउन, इन केस ऑफ प्रोनाउन। अब उन्हीं को हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड करते जाएंगे। तो इट इज ऑफ नाउ जस्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, एक छोटा सा पॉइंट ऑफ डिस्कशन रह गया जो कि हमें देखते जाना है बस। आगे चलो, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब किसी की भी क्वालिटी अगर एक्सप्लेन करोगे तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगी। जितने भी एडजेक्टिव क्वालिटी बताते हैं वो सारे एडजेक्टिव हो गए, क्वालिटी के एडजेक्टिव हो गए। जैसे कि ये ब्यूटीफुल हो गया, राइट, ब्यूटीफुल हो गया। ये स्मार्ट हो गया। वैसे स्मार्टनेस क्या होता है, स्मार्टनेस क्या होता है जरा बताओ। स्मार्टनेस इज व्हाट, आंसर मी इन चैट बॉक्स। स्मार्टनेस इज व्हाट, एडजेक्टिव है क्या स्मार्टनेस? स्मार्टनेस इज व्हाट, is it adjective? It is, No, it is a pronoun. it is Pronoun. noun, it is not a pronoun, it is what, it is noun। क्यों? क्योंकि ये कैसे यूज होता Noun. है, ये एज अ अब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज होता है। ये एज अ अब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज होता है, मैंने अभी अभी बताया, इट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। हाँ, ये एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन। abstract noun. चलो अच्छा. आगे आते हैं। अब देखो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी जहां पे होगी वहां पर सब क्या होगा, सम, ऑल, एनी, इनफ, मच। अब ये सब क्वांटिफाई कर रहे हैं, जितना भी क्वांटिफिकेशन होगा नाउन का वो सारे के सारे एडजेक्टिव क्या हो जाएंगे, क्वांटिफाइड हो जाएंगे, मतलब वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आगे चलो, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब नंबर एंड क्वांटिटी में डिफरेंस क्या होता है, नंबर न्यूमेरिकल सेंस में डिफाइन करते हैं, क्वांटिटी आपको क्वांटिटी के सेंस में डिफाइन करेगी। देखो यहाँ पे दो टाइप के एडजेक्टिव्स होंगे नंबर के एडजेक्टिव्स में, एक होगा डेफिनेट, एक होगा इनडेफिनेट। अब डेफिनेट का मतलब क्या, जहां पे 1, सेकेंड, फर्स्ट, 2, 3, थर्ड, फोर्थ, ये सब क्या हो गया, न्यूमरल हो गया, मतलब ये डेफिनेटिव है, ये डेफिनेट न्यूमरल्स है। एंड देन ये डेफिनेट न्यूमरल्स में भी दो तरीके के, एक है ऑर्डिनल और एक है कार्डिनल। ये ऑर्डिनल क्या होता है, एक ऑर्डिनल का मतलब होगा, जैसे कि यहां देखो, द फर्स्ट बॉय, जनवरी इज फर्स्ट मंथ। ये जितने भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ है ना, ये ऑर्डिनल, मतलब ये ऑर्डर बता रहे हैं, ऐसे समझो। ये क्या डिफाइन कर रहा है, ऑर्डर एंड रैंकिंग डिफाइन कर रहे हैं। आपको ये लॉजिक के सेक्शन में भी यूजफुल होगा। ये क्या कर रहे हैं, ऑर्डर एंड रैंकिंग बता रहे हैं, तो ये क्या हो गए, ऑर्डिनल हो गए। सर ये सब क्यों डिस्कस कर रहे हो, ये डिस्कस करने का रीजन ये है कि आजकल सीईटी है ना, ये बेसिक क्वेश्चन पूछने लग गया है, तो भरोसा नहीं उसका कब क्या पूछ लेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो कार्डिनल्स, कार्डिनल्स क्या होंगे, जो सीधे सीधे नंबर्स में बात करेंगे।
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनाइट तक। तो ये सब क्या होंगे, न्यूमरल्स बात करोगे तो कार्डिनल्स हो जाएंगे। डेफिनाइट में दो है, एक ऑर्डिनल दूसरा कार्डिनल। ऑर्डिनल बात करता है ऑर्डर के बारे में, कार्डिनल बात करता है नंबर्स के बारे में। आगे जाते हैं इनडेफिनाइट। अब जहां पर हम लोगों ने डेफिनाइट देख लिया, वहां पे नंबर में इनडेफिनाइट भी होगा। इनडेफिनाइट में क्या होगा, जो भी नंबर होगा वो इनडेफिनाइट, फ्यू, सेवरल, ये सब इनडेफिनाइट है, इसमें काउंट कर ही नहीं पाओगे तो ये इनडेफिनाइट हो गया। देन प्रॉपर एडजेक्टिव, सिमिलर टू द प्रॉपर नाउन, प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि प्रॉपरली डिफाइन करते हैं। प्रॉपरली डिफाइन करेंगे मतलब वहां पे प्रॉपर नाउन को एज अ अब्स्ट्रैक्ट नाउन एक वो नाउन के आगे यूज किया जाएगा। जैसे गांधीयन, अब गांधीयन जो है वो अपने आप में एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन वो फिलोसॉफी के साथ लगने के बाद एक प्रॉपर एडजेक्टिव बन गया। अब ये एक प्रॉपर एडजेक्टिव बन गया। इंडियन हिस्ट्री, पहले तो क्या था, हिस्ट्री कॉमन नाउन, फिर उसको क्या कर दिया, इंडियन हिस्ट्री, तो ये क्या बन गया, प्रॉपर एडजेक्टिव बन गया। गाइस समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूँ? सो तो नहीं गए मेरी आवाज की वजह से? सोना तो होना नहीं है, लेकिन फिर नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऑल ऑफ यू। बरोबर है। यस सर, यस या चलो यस आगे जाते। डेमोन्स्ट्रेटिव, अभी डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, मैंने नाउन के बारे में बताया था। नाउन जैसे डेमोन्स्ट्रेट करता है, प्रोनाउन जैसे डेमोन्स्ट्रेट करेगा, वैसे एडजेक्टिव भी डेमोन्स्ट्रेट करेगा। जितने भी एडजेक्टिव में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करोगे वो सारे के सारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दैट पेन, दिस बॉय, दिस टीम, दोस ट्रीज, सब के सब क्या हो जाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। एक चीज नोट करो आप यहाँ पे अगर अगर मैं सिर्फ दैट को रखूं तो दैट इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस को रखूं तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन अगर मैं इनको एक फ्रेज में कन्वर्ट कर दूं तो ये फ्रेज जो है, ये प्रोनाउन वाला जो फ्रेज है, ये प्रोनाउन वाला फ्रेज मेरा क्या बन रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जा रहा है। देखो कितना सिंपल हो गया। मतलब मुझे सिर्फ एक नाउन को एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ लगा देना है, वो बन जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। समझने वाली बात ही क्या है, सिर्फ स्ट्रक्चर तो है, जिसको कि समझना है। देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, when demonstrative word like this, that, this or those precede a noun, they are known as demonstrative adjectives। दूसरा, और एक दूसरा चीज है, if these words are followed by verb, they are called as demonstrative pronoun। देखो और भी इजी हो गया। अब इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कैसे है, क्योंकि ये फॉलोड बाय वर्ब्स होंगे। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसा क्यों सर? सिंपल समझो ना, अगर एक प्रोनाउन एज अ प्रोनाउन यूज किया जाएगा तो उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या ही होगा, वर्ब होगा। एंड दैट इज अ कॉमन सेंस कि अगर वर्ब होगा तो इसका मतलब ये किसके बाद किसके पहले होगा, एक वर्ब के पहले होगा। तो इसी वजह से इसको क्या कहा जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाएगा। इज दैट सिंपल? सिर्फ स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन है, बाकी कुछ भी नहीं है। व्यू सिर्फ इतना ही चेंज हो रहा है कि पहले हम लोगों ने जो है डिस्क्रिप्शन समझा, हम लोग बचपन से लेके आज तक डिस्क्रिप्शन सुनते आ रहे हैं, आज हम लोग स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं। दैट्स इट। आगे जाओ। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होंगे, दो चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी, जहां पर हम लोग ने ईच, एवरी, ईदर के बारे में बात की थी। अब देखो इन्हीं को अगर हम लोग इस तरीके से यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या, ईच, एक एक को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, एक एक को। मैंने एवरी बोला मतलब हर एक को मैं डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहा हूँ। मैं अपनी बातों में जब डिस्ट्रीब्यूशन दिखाऊंगा तो वहां पे क्या करूंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलूंगा। मैंने अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है वो अगर किसी नाउन के आगे यूज कर लिया, वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन गया। सारे के सारे प्रोनाउन जो है वो नाउन के आगे लगा दो, उनकी कैरेक्टर को यूज कर लो, वो अपना एक एडजेक्टिव का कैरेक्टर बन जाता है। सिंपल। अब देखो, एज एन एडजेक्टिव व्हेन प्लेस्ड बिफोर अ नाउन, ये देखो क्या लिखा है यहाँ पर, ईच, एवरी, ईदर, नीदर कैन बी यूज्ड बोथ एज एन एडजेक्टिव व्हेन इट इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन। एंड जब भी ये किसी अदर वर्ड के बारे में यूज होगा तो वहां पे क्या होगा, ये प्रोनाउन होगा। अब सिंपल है गाइस, अदर वर्ड क्या ही होगा, वर्ब होगा। सिंपल हो गया ना, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। नीचे देखो लिखा भी हुआ है ईच गर्ल। अब यहाँ पे ईच गर्ल हैज अ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, बट उसी के नीचे देखो ईच ऑफ, एक प्रीपोजिशन यूज किया है। समझो प्रोनाउन के आगे एक प्रीपोजिशन लगा दिया तो सिंपल हो गया, वो अभी प्रोनाउन जो है वो क्या हो जाएगा, वो अपना सब्जेक्टिव वर्ड बन जाएगा, मतलब वो आपके लिए एक प्रोनाउन बन जाएगा। एंड दैट इज व्हाट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। दैट्स इट, वेरी इजी। अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है ना, वापस से एक बार देख लेना लेक्चर, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, नोट कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। इंटरोगेटिव क्या ही होगा, जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है उनको आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ लगा दो, किसी भी वर्ड के साथ लगा दो, नाउन के साथ लगा दो, बन जाते हैं आपके इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट काइंड ऑफ अ मैन, व्हाट प्रोडक्ट, व्हाट विच प्रोडक्ट, अब ये क्या हो गया, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। पॉजिटिव एडजेक्टिव सिंपल है, जितने भी पॉजिटिव नाउन है, प्रोनाउन है, उनको आप किसी नाउन के साथ लगा दो तो वो बन जाएंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव। वेरी इजी।
एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव वो होते हैं जो एम्फेसाइज दिखाते हैं, एम्फेसाइज करते हैं। अब एम्फेसिस क्या होता है, देखो, माय ओन हैंड्स, माय ओन हैंड, ये क्या हो गया, ये ओन जो है क्या कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है, मेरे हाथों से बनाया, मैंने मेरे हाथों से बनाया, तो मतलब क्या हो गया, ये माय ओन हैंड, मेरे खुद के हाथों से बनाया, ये क्या हो गया, एम्फेसाइज कर रहे हो आप। रिलेटिव एडजेक्टिव क्या होंगे, ये देखो, विच फैक्ट, अब ये क्या है, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन है, अब ये क्या कर रहा है, ये फैक्ट को बता रहा है, वैसे यहाँ पे इज होना चाहिए, विच इज अ फैक्ट, विच इज अ सरप्राइज, अच्छा नहीं नहीं, तो वैसे भी सही है क्योंकि यहाँ पे टेंस अलग है, हाँ, तो क्या हो गया, विच फैक्ट। अब यहाँ पर विच जो क्या कर रहा है, एक तो प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या कर रहा है, इस फैक्ट को रिलेट करके बता रहा है, तो ये रिलेटिव एडजेक्टिव बन गया, सिंपल। एक्सक्लेमेटरी क्या ही समझना है, जहां पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा वो सारी की सारी चीजें एक्सक्लेमेटरी बन जाएगी, वेरी इजी। अब देखो, एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है, एक पॉजिटिव, दूसरा कंपैरेटिव, तीसरा सुपरलेटिव। पॉजिटिव होगा 1%, सुपरलेटिव होगा, कंपैरेटिव होगा 2%, एंड अगर सुपरलेटिव हुआ तो 1% के साथ एक से ज्यादा पर्सन, मैं वापस से बताता हूं, ध्यान से सुनना। अगर पॉजिटिव है तो 1% को 1% के साथ कंपेयर करो, क्या बोलता हूं, मेरी पागल हो गया। अगर पॉजिटिव है तो 1% की तारीफ करो, 1% की तारीफ करो। दूसरा, अगर कंपेरेटिव है तो 1% को सिर्फ 1% से कंपेयर करो। अब ध्यान से सुनना, जहां सुपरलेटिव है वहां पर आप 1% को ले सकते हो, या 1% को मोर देन 1% से, मतलब मोर देन 1% से कंपेयर करोगे, या फिर आप इन्फिनाइट पर्सन से कंपेयर करोगे, तो उस केस में वो क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री कहां यूज किया जाएगा, जहां पे 1% होगा, या 1% को मोर देन 1% से या इन्फिनाइट वर्ड से कंपेयर किया जाएगा। कंपेरेटिव कब होगा, जब वो 1% को 1% से कंपेयर करेगा, और पॉजिटिव कब होगा, जब भी सिर्फ 1% होगा। ये चीज ट्रिक है, इसको याद रखना, ये बाद में जाके फिलअप में और एरर डिटेक्शन में बड़ी काम आएगी, इवन आरसी सॉल्व करते वक्त भी ये बड़ा काम आएगा। चलो आगे जाते हैं। वर्ब क्या थी, एक्शन थी। वर्ब में सिंपल समझो, अभी के लिए बेसिक में ये 4 वर्ब होते हैं, फिनाइट, ट्रांसिटिव, नॉन फिनाइट एंड इंट्रांसिटिव। फिनाइट वर्ब का मतलब क्या होता है, फिनाइट वर्ब वो होंगे जो आपको एक डेफिनाइट रिलेशन बताएंगे सब्जेक्ट का, नाउन का, एक डेफिनाइट रिलेशन बताएंगे सब्जेक्ट का, नाउन का, वर्ब के साथ में। अब ये जो वर्ब होगा ना, वो वर्ब आपका जनरली क्या होता है, एक मेन वर्ब होगा, सेंटेंस में आपका मेन वर्ब होगा, एंड वो अकॉर्डिंग टू द नाउन चेंज होते जाएगा, एंड उसी को हम लोग कहेंगे वो फिनाइट वर्ब है। सर कितना कॉम्प्लिकेटेड बता रहे हो, सिंपल समझो, अगर मैं एक एक्शन वर्ब को यूज कर रहा हूं बेस्ड ऑन सिंगुलैरिटी एंड प्लूरलिटी ऑफ अ सब्जेक्ट, तो उसी वर्ब को कहा जाएगा वो फिनाइट वर्ब है। मतलब एक वर्ब अगर अपनी प्लूरलिटी सिंगुलैरिटी को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेगा तो वो बन जाएगा फिनाइट वर्ब, और अगर वो चेंज नहीं करेगा तो वो बन जाएगा इनफिनाइट वर्ब। सिंपल, समझ में आ रहा है ऑल ऑफ यू, या अंडरस्टूड? यस सर। चलो, अब यहां पर याद रखना, इनका कैरेक्टर जो है ना, वो सिर्फ सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं रहता, सम टाइम पे भी डिपेंड हो जाता है, टेंस के अकॉर्डिंग भी चेंज हो जाता है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, फिनाइट हो जाएंगे। अब आ जाओ, नॉन फिनाइट क्या होंगे, नॉन फिनाइट में 3 तरीके, एक होता है इनफिनाइट, एक होता है जिरेंट, एक होता है पार्टिसिपल। सर ये नॉन फिनाइट क्यों कहा गया इनको, क्योंकि ये जब इनफिनाइट होता है, ये जब जिरेंट होता है, ये जब पार्टिसिपल होता है, तो वो एज इट इज यूज हो जाता है। अगर उसको सब्जेक्ट के साथ लगाओगे भी तो सब्जेक्ट का उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना होना है। देखो नीचे लिखा हुआ है, शी वॉज मेड टू क्लीन हिज रूम। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे उसने टू क्लीन लिखा हुआ है, क्या मैं टू क्लीन के साथ में टू क्लीनिंग लिख दूंगा तो चलेगा, लेकिन क्या मेरा सब्जेक्ट के साथ में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है सब्जेक्ट की, बिकॉज सब्जेक्ट की वजह से इसको मैं चेंज ही नहीं कर रहा हूं, ये तो एज इट इज बना रहा, इसका और इसका कोई रिलेशन नहीं है, कोई भी अफेक्ट नहीं होगा, तो इसी वजह से ये क्या हो जाएगा, नॉन फिनाइट हो जाएगा। यहां नीचे देखो, ध्यान से देखना, यहां पे ये प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है, और यहां पर ये पास्ट टेंस है, लेकिन फिर भी मेरा जो वर्ब है वो एज इट इज है। दोनों केस में क्लीन और सिंग, ये तो फर्स्ट वर्ब है ना, तो दोनों भी सेम है, तो इसको क्या कहा जाएगा, नॉन फिनाइट। क्यों इनफिनाइट, क्यों, क्योंकि चेंज ही नहीं हो रहे। इनको इन्फिनेटिव्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये टू के साथ आ जाते हैं, तो ये इनफिनाइट हो गए।
लेकिन इनको नॉन फिनाइट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सब्जेक्ट की वजह से अफेक्ट नहीं होते या टाइम की वजह से अफेक्ट नहीं होते, तो इनको नॉन फिनाइट भी कहा जाता है। आगे जाओ। सिमिलर टू दैट जिरेंड भी होता है। अब जिरेंड का एक सिंपल फंडा है, जिरेंड जो होता है ना वो वी प्लस आईएनजी होता है। अब इसके साथ में समटाइम्स आपको टू मिलेगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इन मिलेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या मिलेगा? इन मिलेगा। तो वो क्या बन जाएगा आपके लिए? जेरेंड बन जाएगा। अब दूसरी चीज, ऐसा भी हो सकता है, एक जेरेंड जो होता है ना वो एज अ नाउन वर्क करता है, सब्जेक्ट प्लेस पे एज अ नाउन कैरेक्टरिस्टिक का वर्क करता है। देखो यहां पर देखो, स्विमिंग एंड स्मोकिंग। अब ये स्विमिंग के जगह पर कुछ भी यूज नहीं किया है, तो स्विमिंग इटसेल्फ इज अ नाउन और ये सब्जेक्ट प्लेस पे आके बैठा हुआ है, बट इसका रियल कैरेक्टर क्या है? वर्ब का कैरेक्टर है। बट अभी ये किसकी तरह काम कर रहा है? नाउन की तरह काम कर रहा है। स्विमिंग की वजह से यहाँ वर्ब डिसाइड हो रहा है, स्मोकिंग की वजह से यहाँ वर्ब डिसाइड हो रहा है। तो ये सब्जेक्ट है और एज अ नाउन वर्क कर रहा है, और इसी वजह से इसको क्या कहा जा रहा है? जेरेंड कहा जा रहा है। जेरेंड का सबसे सिंपल एग्जांपल यही होता है कि ये नाउन के जगह पर आके नाउन की तरह काम करते हैं, अल्तो ये होते तो वर्ब है। नेक्स्ट, नीचे देखो, यहाँ पर अभी कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे कि विद फॉलोइंग वर्ब एंड एडजेक्टिव फ्रेज वीआईएनजी इज यूज्ड आफ्टर टू। यहाँ पर ये जितने भी सारे हैं ना, इनके साथ में ये हमेशा क्या होगा? आईएनजी के साथ यूज होगा। देखो, एडिक्टेड टू स्मोकिंग, एडिक्टेड फॉरवर्ड टू मीटिंग, मीटिंग यू मिलने के लिए, मीटिंग यू मिलने के लिए। ये मीटिंग वो मीटिंग नहीं है, नाउन वाली नहीं, ये मीटिंग एक्शन वाली मीटिंग है, ठीक है। नेक्स्ट, इधर देखो, यहाँ पर in other words, all the preposition including to, if a verb comes, the verb has to be in VING। मतलब क्या? ING के फॉर्म में होना चाहिए। I am looking forward to meeting you, देखो ING के फॉर्म में। To drinking, to making, देखो ING के फॉर्म। तो इनको भी क्या कहा जाएगा? जेरेंड कहा जाएगा। पार्टिसिपल, पार्टिसिपल क्या ही होगा? पार्टिसिपल ना स्टेट ऑफ बीइंग होता है, इतना समझ लो। पार्टिसिपल स्टेट ऑफ बीइंग होता है, आईएनजी एंड ईडी के साथ आता है, लेकिन ये स्टेट ऑफ बीइंग होता है। जैसे कि यहाँ पे समझो ये ना एडजेक्टिव की तरह भी यूज किया जाएगा। ये पार्टिसिपल जो है ना, ये एक तरीके से एडजेक्टिवल पार्ट है। एक वर्ड है जो सिंगिंग है, मतलब वो गाती है, तो उसको क्या कहा है? सिंगिंग वर्ड। तो पार्टिसिपल मतलब अगर आप नाउन की तारीफ करो, नाउन के एक्शन के बारे में बताओ ना, तो पार्टिसिपल बन जाता है। इंजर्ड मैन, क्या हुआ है? इंजर्ड मैन। तो ये इंजर्ड क्या हो गया? इट्स अ वर्ब बट इट्स अ पार्टिसिपल, क्योंकि इट इज टॉकिंग अबाउट स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ अ पर्सन, स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ अ नाउन। तो इसको क्या कहा जाएगा? पार्टिसिपल वर्ब कहा जाएगा। ट्रांजिटिव वर्ब, एक ट्रांजिटिव वर्ब क्या होगा? अब एक वर्ब जो होगा ना, उस वर्ब को अगर आप एक ऑब्जेक्ट दे रहे हो, एक ऑब्जेक्ट दे रहे हो, तो वो क्या हो जाता है? ट्रांजिटिव हो जाता है। आई सॉ द डॉग, क्या देखा? डॉग देखा। क्या देखा? डॉग देखा। आपके पास अगर सवाल का जवाब है क्या देखा, तो वो हो जाएगा आपके लिए ट्रांजिटिव वर्ब। अगर आपके पास सवाल का जवाब नहीं है, जैसे कि ही लाफ्ड, ही लाफ्ड, अब मैं आगे कुछ बोल रहा हूं, ही लाफ्ड बिकॉज ऑफ व्हाट, कुछ भी नहीं बोला। ही टोल्ड अ जोक, यहां पर टोल्ड इज व्हाट? इज ट्रांजिटिव वर्ब। क्यों? क्योंकि यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आपके पास जोक, लेकिन यहां पर कुछ भी नहीं है, नो ऑब्जेक्ट, देयर इज नो ऑब्जेक्ट। तो ये क्या बन जाएगा आपके लिए? एक इंट्रांजिटिव बन जाएगा। गेटिंग इट? समझा? यस और नो? क्विकली। Yes. Yeah. कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज होती है। मॉडल ऑक्सिलरी का मतलब होता है ये स्पेशल वर्ब होता है। स्पेशल वर्ब का मतलब ये कैरेक्टराइज्ड होता है, जैसे कि शुड हो गया, शाल हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया। ये सारे जो है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब पॉसिबिलिटी बताएंगे। शुड जो है वो कंपल्शन बताएगा, कैन जो है वो पॉसिबिलिटी सॉरी एबिलिटी बताएगा, मे माइट जो है वो पॉसिबिलिटी बताएगा। कभी कभी लोग पूछते हैं कैन आई गो टू वॉशरूम, इनकरेक्ट है। कैन आई गो टू वॉशरूम का मतलब है क्या मेरे में वो एबिलिटी है कि मैं वॉशरूम जा पाऊंगा? गलत क्वेश्चन पूछ रहे। आपको पूछना चाहिए मे आई गो टू वॉशरूम, दैट इज करेक्ट, वो करेक्ट होगा। तो वहां पर आप परमिशन ले रहे हो, परमिशन लेना है तो मे यूज करो, एंड अगर आप एबिलिटी बोलना चाह रहे हो तो कैन यूज। अब लोग कभी 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 ना पूछते भी है लोग कैन आई आस्क क्वेश्चन, गलत है। कैन आई आस्क क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, मे आई आस्क क्वेश्चन, वो सही होगा। यहाँ पे देखिए एडवर्ब, एडवर्ब मतलब वर्ब की तारीफ करना। अब यहाँ पे ये जितने भी एडवर्ब है ना, ये सारे के सारे डिपेंड होते हैं उस प्लेस के ऊपर या उस कैरेक्टर के ऊपर, उस स्ट्रक्चर के ऊपर। जैसे कि देखो, एक एडवर्ब जो होता है वो टाइम बीइंग भी हो सकता है। अगर आप टाइम को डिफाइन करोगे, कोई भी एडवर्ब जो है अगर वो टाइम को डिफाइन कर देगा,
तो वो एडवर्ब हो जाएगा टाइम का, जैसे कि आफ्टर, एगो, अर्ली, लेट, हाफ। अब ये जितने भी ये सब टाइम के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं वो सब क्या हो गया, टाइम के एडवर्ब हो गए। प्लेस के बारे में डिस्कशन करोगे, हियर, देयर, नियर, बाय, अप, डाउन। अब ये जितने भी है ये टाइप्स ऑफ क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या होता है, इनकी प्लेसमेंट। ये देखो ये ऑब्जेक्ट प्लेस पे यूज किया गया है। यहाँ पे देखो, वेयर इज योर कार। अब यहाँ पर आप जो है क्या कर रहे हो, वेयर को एज अ क्वेश्चन टैग यूज कर रहे हो। ये कहाँ पे बैठा हुआ है, सब्जेक्ट प्लेस पे यूज कर रहे हो। यहाँ पर देखो, इट इज देयर। तो ये अपने प्लेसमेंट को ना चेंज करते रहते हैं। एडवर्ब जो है ना अपने प्लेसमेंट को चेंज करते रहते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एडवर्ब ऑफ टाइम कहाँ आता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहाँ आता है, ये बड़ा काम आता है। ये कभी कभी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग इनको यूज करना पड़ता है। वैसे हम लोग आगे देखेंगे, जब भी हम लोग रूल्स पढ़ेंगे तब हम समझेंगे, लेकिन अभी के लिए इनको मैं जस्ट ऑब्जर्वेशन में ला रहा हूँ कि किस तरीके से आपको दिखाई देते हैं, किस तरीके से इनकी पोजिशन होती है। आगे जाते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर। अब मैनर क्या ही होगा, आप जहां पर भी एक एक्शन को एक मैनरिस्टिक वे में बताओगे, एक मैनर वे में बताओगे, तो वो क्या हो जाएगा, एक एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। जैसे कि बोल्डली हो गया, ब्रेवली, आप उसकी कैरेक्टर के बारे में बता रहे हो, क्विकली बता रहे हो, उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहे हो, स्लोली, इजीली, बैडली, कितना अच्छा है कितना बुरा है वो बता रहे हो। तो ये सब क्या हो जाएंगे आपके लिए एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाएंगे। हाउ ही इज टाइपिंग, हाउ ही इज ही टाइपिंग। तो यहाँ पे टाइपिंग के लिए आपने हाउ यूज किया, अब हाउ उसके मैनर के बारे में बता रहा है, मैनर के बारे में पूछ रहा है, तो हाउ क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। देन केयरफुली, यहाँ पे केयरफुली लिखा हुआ है। अब एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, देखो ये LY लिखे हुए जितने भी होते हैं ना, मोस्टली ये क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं मोस्टली। हाँ, समटाइम्स ये फ्रीक्वेंसी वाले भी होते हैं, जैसे कि यहाँ देखो ये फ्रीक्वेंटली वाला। अब ये फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, कितनी बार, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, एवर, ऑफन, ट्वाइस, थ्राइस, वंस। ये सब क्या हो जाएंगे, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से होंगे। ये सब क्यों बताया जा रहा है, ये फिलअप में बड़ा यूज होता है, ये वाले ना, ये वाले, ये फिलअप में बड़े यूज होते हैं, ये भी बड़े फिलअप में यूज होते हैं। तो वहां पे आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे मुझे कौन से टाइप का यूज करना है, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। क्योंकि सेम लिख के दे देंगे, बोल्ड भी लिखेंगे, बोल्ड भी लिखेंगे, आपको समझना है कि आपको कौन सा लगाना है। आगे देखो, डिग्री। अब डिग्री क्या है, किसी भी चीज को जैसे कि हम लोग ऐसे बोलते ना, वेरी स्लो। अब मैंने स्लो की डिग्री बताने के लिए वेरी को यूज किया, तो ये वेरी क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री। मैंने वेरी मच, ही इज वेरी मच हैप्पी, वेरी मच हैप्पी, तो मतलब हैप्पी को मैंने क्या कर दिया, वेरी मच की डिग्री दे दी। ये क्या बन गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री बन गया। टू मच, सो मच, जस्ट, ऑफ कोर्स, क्वाइट, ये सब क्या है, ये सब एक तरीके से डिग्री बता रहे हैं। तो ये क्या बन जाएंगे, एडवर्ब ऑफ डिग्री बन जाएंगे। नाउ नेक्स्ट, रीजन। कभी भी रीजन दोगे, मतलब अब ये जितने भी कंक्लूसिव होते हैं, जितने भी एडवर्ब एज अ कंक्लूजन यूज किए जाते हैं, एज अ कंक्लूसिव कंजंक्शन यूज किए जाते हैं, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, वो सारे के सारे आपके लिए एक तरीके से एडवर्ब ऑफ रीजन हो जाएंगे। दैट सिंपल, हैंस, देयरफॉर, ये जो है कंक्लूजन कर रहे हैं, कंक्लूजन करेंगे तो वो एडवर्ब ऑफ आपके रीजन बन जाएंगे। अफर्मेशन, अफर्मेशन का मतलब क्या है, जहां पर पॉजिटिव साइन दिखेगा वो अफर्मेशन हो जाएगा, पॉजिटिव साइन दिखा वो अफर्मेशन हो गया, दैट इज एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। नेगेशन, जहां पे भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव सेंस दिखाई देगा, वो एडवर्ब ऑफ नेगेशन हो जाएगा। उनकी प्लेसमेंट भी देख लो। अब देखो यहाँ पे प्लेसमेंट देखो, श्योरली, ट्रूली, ये सब क्या है, ये एक पॉजिटिव सेंस बता रहा है कि ये जो है ट्रूली मतलब ये पक्का पक्का हेल्प करेगा, ये श्योरली मतलब ये पक्का देगा, 100% श्योर है, पॉजिटिव है। नीचे देखो, नेगेशन, नॉट, नो, नेवर। अब ये क्या कर रहा है, ये आपको क्या बता रहा है, नेगेशन बता रहा है, मतलब यहाँ एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, जो कि आपको ये समझा रहा है कि हाँ बाबा ये सेंटेंस नेगेटिव है। ये आरसी में यूज होगा जब आप इन्फरेंस निकालोगे, ये पैराजम्बल में यूज होगा जब आपको क्रोनोलॉजी लगानी होगी, वहां पे ये सारी चीजें बड़ी हेल्पफुल होती है। रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होंगे, वापस से वही चीज, रिलेटिव प्रोनाउन देखा, रिलेटिव कंजंक्शंस भी होते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं, तो ये वहां पे यूज होंगे, तो वो सब क्या हो जाएंगे, रिलेटिव एडवर्ब हो जाएंगे। सिंपल। इंटरोगेटिव क्या होंगे, जहां पे इंटरोगेशन करोगे वो इंटरोगेटिव हो जाएंगे, व्हेन, वेयर, नाउ, ये सब इंटरोगेटिव। क्वेश्चन पूछ लिया, ये इंटरोगेटिव बन गए। आप बोलोगे सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो सबसे बड़ी बात, रिलेटिव एडवर्ब जो होते हैं वो दो स्ट्रक्चर को जोड़ते भी है, मतलब ये कंजंक्शन की तरह भी काम करते हैं, तो ये कंजंक्शन की तरह काम करेंगे तो ये रिलेटिव भी हो जाएंगे। नेक्स्ट, प्रेपोजिशन। अब मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, प्रेपोजिशन जो है वो लोकेशन वाइज भी होता है और पोजीशन वाइज भी होता है। तो प्रेपोजिशन की जो है अपने आप में एक नेचर होती है कि समटाइम्स वो टाइम के हिसाब से होगा, समटाइम्स लोकेशन के हिसाब से होगा, समटाइम्स डायरेक्शन के हिसाब से होगा, एंड समटाइम्स प्लेस के हिसाब से होगा। देखो
टाइम के हिसाब से, टाइम के हिसाब से जब भी लगाओगे तो ये देखो इन, ऑन, सीन्स, फॉर, अभी इन लोगों में भी डिफरेंस है, इन लोगों में भी डिफरेंस है। इन लोग में से कुछ ऐसे हैं जो हमेशा एग्जाम में मिलेंगे, जैसे कि ये अनटिल हो गया, फिर ये अनलेस हो गया, ये हमेशा एग्जाम में मिलेंगे। इनका अपना नेचर भी है कि ये नेगेटिव है। अब इसके ऊपर से सेंटेंस नेगेटिव है कि पॉजिटिव है वो समझ में आता है, इसके ऊपर से आरसी में इन्फेरेंस क्या निकलेगा वो भी समझ में आता है। तो ये सिर्फ इधर ही नहीं काम आएगा, ये वहां पर भी काम आएगा। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन देखो बिटवीन, अमंग, अमंग्स, सर इनका क्या काम, ये आपको एडजेक्टिव की डिग्री फाइंड करने में भी हेल्प करेंगे। बिटवीन है तो 2 पर्सन, अमंग है तो 2 से ज्यादा, तो वहां पर डिग्री सुपरलेटिव, बिटवीन है तो कंपैरेटिव। बिसाइड, सर बिसाइड मतलब ये बाय द साइड है सर, मतलब ये बाजू में बैठने की बात कर रहा है। सर इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से भी बहुत कुछ होगा, बाद में सीखेंगे। बिसाइड, सर बिसाइड्स का मतलब सर ये इन एडिशन टू है सर, मतलब ये प्लस हो रहा है सर, ये प्लस की बात कर रहा है, ये एक और पर्सन की बात कर रहा है, तो ये बिसाइड्स हो गया। अब देखो एस का डिफरेंस है लेकिन दोनों में मीनिंग का बहुत बड़ा डिफरेंस है। नीचे आओ, अलोंग, अक्रॉस, अगेंस्ट, अब ये क्या है, ये सारे डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं। सर ये डायरेक्शन का मुझे क्या फायदा, ये आपको लॉजिक में जब आप लॉजिकल के डायरेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, वहां पर भी ये काम करेगा, ये ऑर्डर एंड रैंकिंग में भी काम करेगा। और सर ये इंग्लिश में कैसे काम करेगा, ये फिलअप में आएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम ये फिलअप में ज्यादा मिलता है। ये अप एंड डाउन वाले है ना, ये अपॉन भी इसमें एक आएगा, वो भी इसके अंदर आ सकता है अपॉन, वो भी यहाँ पे ज्यादा यूज होता है। अपॉन भी एग्जाम में, ये अप डाउन, अपॉन, टुवर्ड्स, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। देन प्रपोजिशन, अभी अदर प्रपोजिशन, ये विद, विदाउट, ये एक तरीके से ऐसे प्रपोजिशन है ना अदर वाले, जो मोस्ट ऑफ द टाइम एज अ कंजंक्शन भी यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये कंजंक्शन का भी काम करते हैं और प्रपोजिशन का भी काम करते हैं, तो ये थोड़े से अदर वाले टाइप ऑफ द प्रपोजिशन है, इनका ज्यादा यूज नहीं होता। अल्दो ये एक्सेप्ट वगैरह, ये समटाइम्स कभी कभी एरर डिटेक्शन में वगैरह इसको समझना पड़ता है, क्योंकि ये एक्सेप्ट और ये एक्सेप्ट, ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा सिमिलरली साउंड करते हैं और इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, और समटाइम्स ये रीड करते वक्त मिस हो जाता है और उसमें हम लोग आंसर गलत कर बैठते हैं, तो वहां पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलो, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कंजंक्शन। कंजंक्शन की 3 टाइप होती है। सीधा मैं टाइप पे आता हूँ। कंजंक्शन का स्ट्रक्चर तो हम लोग ने पहले ही समझ लिया कि ये 2 सेंटेंसेस को, 2 वर्ड्स को, या मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर को जो है वो ज्वाइन कर सकता है। अब इनके 3 टाइप क्या है, एक कोऑर्डिनेटिव, एक सबऑर्डिनेटिव, एक कोरिलेटिव। अब ये कैसे वर्क करते हैं वो आगे समझो। देखो, जब भी मैं कोऑर्डिनेटिव की बात करूँ ना, तो कोऑर्डिनेशन जो है वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करेगा, मतलब ये वर्ड को ज्वाइन करेगा और ये एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेगा। ये डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, ये इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। जैसे कि टी एंड कॉफी, ये इंडिपेंडेंट भी है क्योंकि ही लाइक्स टी एंड ही लाइक्स कॉफी, ये इंडिपेंडेंट भी बन सकते हैं। शी मे बी इन द रूम और ऑन द रूफ, इनको मैं अलग भी कर सकता हूँ, शी मे बी इन द रूम और शी मे बी ऑन द रूफ, तो मैं इंडिपेंडेंट भी बना रहा हूँ। मतलब यहाँ पर ये जो है इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, एक साथ भी रह सकते हैं। क्लॉज, व्हाट यू ईट एंड व्हाट यू ड्रिंक, अब यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को अलग भी करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो दिस इज व्हाट द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन डज। ये क्या करते हैं कि बाबा आपका जो काम है ना वो इजी कर देते हैं। आपको एक तो प्रिसाइजली बात करना हो जाता है, आपको ज्यादा वर्डीनेस नहीं लगता, आप बहुत प्रिसाइजली आंसर कर जाते हो, बहुत प्रिसाइजली बात कर जाते हो। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ये चीजें बहुत काम आती है, ठीक है। यहाँ पर एक पैरेललिज्म का रूल है वो अप्लाई हुआ है, वो हम बाद में जाके डिस्कस कर लेंगे। इंडिपेंडेंट क्लॉज का नीचे दिया हुआ है, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज को भी ये ज्वाइन करता है, उनमें भी अलग अलग कॉनोटेशन देता है। तो दिस इज व्हाट कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन वर्क्स। नाउ सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, अभी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होगा, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो होता है ना वो मेन क्लॉज के साथ होता है। मैंने हम लोग ने भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, क्लॉज के पार्ट में डिस्कस किया। ये सबसे बेसिक क्लॉज है, जो बेसिक कंजंक्शन है। जहां पर भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होंगे वहां पर सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, वहां पर मेन क्लॉज होगा। तो सर ये कौन से सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कंजंक्शंस होते हैं, तो देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं, अल्दो, इफ, बिफोर, हाउ। अब आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे बहुत सारे प्रपोजिशन भी है, ये देखो वंस वगैरह, टिल, अनटिल, ये सब प्रेपोजिशन है, व्हेन प्रेपोजिशन है, वेयर, ये सब इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी है। तो बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें कंजंक्शन में भी आती है और वो जो है आपको अलग तरीके से हेल्प भी करते हैं। वैसे सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है विदाउट मेन क्लॉज किसी काम का नहीं होता, वो डिपेंडेंट होता है। बट वहां पर जो कोऑर्डिनेटिव क्लॉज है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो अपने हिसाब से काम, वो अपने हिसाब से ही चलता है, ठीक है। चलो, कोरिलेटिव कंजंक्शन, इनका बहुत बड़ा रोल है आपके ग्रामर के क्वेश्चन में, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई पार्ट है तो कोरिलेटिव कंजंक्शन का पार्ट है। इनके बेस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे भी, तो इनको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिलहाल के लिए इनको देख लो, ईदर और, नीदर नॉर, वेदर और, बोथ एंड, इनकी कंसेप्ट बहुत बड़ी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है, इनको बाद में समझेंगे।
लेकिन अभी के लिए ये कोरिलेटिव कंजम्पशन है, इतना ध्यान रखना, ये बड़े काम के है और इनको तो भूलना ही मत, ये जो सामने लिखे हुए ऐसे और भी ये 2-3 है जो बाद में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी के लिए इनको समझ, इधर और नीधर और ये हमेशा साथ में रहेंगे, इधर के साथ और रहेगा, नीधर के साथ नॉर रहेगा, ये अलग हो सकते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ अपोजिट नहीं हो सकते, इधर के साथ नॉर नहीं, इधर के साथ और नहीं, ये नहीं हो सकता। इनका बड़ा ही हेल्पफुल होता है, बहुत ज्यादा काम आते हैं, बाद में समझा चलो। नाउ हियर इज अ चार्ट ऑफ अ टेंस। टेंस को जनरल वे में समझना है, अगर ग्रामर को समझना है तो ये चार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये चार्ट आपको टेंस को इजी वे में समझाने में बड़ा हेल्पफुल होता है। आप कोई भी ग्रामर का कोई भी पार्ट सिर्फ इस चार्ट से समझ सकते हो। इस चार्ट में जो स्ट्रक्चर्स दिए हैं वो एनालिसिस के लिए बड़े काम आते हैं, ठीक है। टेंसेस को कैसे अंडरस्टैंड करना है वो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए टेंस जो है वो जनरली कैसे वर्क करते हैं तो स्ट्रक्चरली वर्क करते हैं। सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पे स्ट्रक्चर्स जो है वो आपको एनालिसिस करते वक्त देखने आने चाहिए। जैसे कि मैं एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ले लेता हूँ कोई भी, जैसे कि ये है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाले स्ट्रक्चर पे फोकस करो। अब आपके सामने ये सेंटेंस दे दिया, ये वाला सेंटेंस दे दिया, क्या आप सेंटेंस को एज इट इज देखोगे, एज अ सेंटेंस देखोगे? नहीं, फिर आप गलती करोगे। क्यों? क्योंकि आप रीड वाला फंडा यूज करोगे और वो इनकरेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, सेंटेंस को इसकी तरह देखना है। आपके लिए ही नहीं है, आपके लिए ही क्या है, सब्जेक्ट है। आपके लिए विल क्या है, वर्ब है। आपके लिए बी क्या है, सपोर्टिव वर्ब है। आपके लिए प्लेइंग क्या है, एक एक्शन वर्ब है। आपके लिए आईएनजी क्या है, उसका एक फॉर्म है जो फोर्थ फॉर्म होगा। आपके लिए ये क्रिकेट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। वैसे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो एक्टिव वॉइस है। सर ये कैसे समझ में आया? क्योंकि अगर ये अपोजिट लिखा होता, ऑब्जेक्ट को फर्स्ट लाया होता, पार्टिसिपल होता, सब्जेक्ट क्लास में होता, तो ये पैसिव बन जाता। और सर वो भी मुझे हेल्प करेगा। सर कैसे हेल्प करेगा? सर सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट करने के लिए हेल्प करेगा। तो ये सारी चीजें ना है सिर्फ यहाँ पर इस चार्ट पे सीखी जा सकती है, देखी जा सकती है, एनालाइज की जा सकती है। आपका टास्क ये है, इस चार्ट को आप वापस से एक बार देखोगे, आप खुद इसको ट्राई करोगे और ट्राई करोगे एनालाइज करने के लिए, देखने के लिए ट्राई करोगे, और फिर आप सेंटेंसेस को उठाओगे। आपके एग्जाम में जो सेंटेंस आते हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखे होते हैं, उनके ऊपर आप इन स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, एंड दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड सेंटेंस एज अ स्ट्रक्चर। अब वो कैसे हेल्प करेगा, रूल को कैसे अप्लाई करेगा, वो बाद में समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये टास्क कंप्लीट करना ये आपका सबसे पहला और फोरमोस्ट टास्क है। हैव यू अंडरस्टूड होल लेक्चर? समझ में आया? हाँ, बेसिक है ना। यस, इट्स अ बेसिक, बट ये Yes. बेसिक ही सबसे ज्यादा एडवांस लेवल पे चलता है। या ओके। बाकी के लोग समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. हेमाक्षी, सक्षम, ललिता? Yes, sir. ओके। वैसे सब लोग यहाँ पर अभी जॉब से आके बैठे हैं या फिर स्टूडेंट ही हो, घर पे ही हो? क्या स्टेटस है आपका? अगले लेक्चर में मुझे वो हेल्पफुल होगा, तो इसीलिए पूछ रहा हूँ। बोलो। The student. That this is okay way to understand or something else you want to add or something else you want to do? जो आपको अलग तरीके से समझना हो तो आप वो बोलो, हम लोग वो चीज भी कर सकते हैं। It's your turn to talk. It's बोलो okay. guys. Oh, Simran, Sir, very I'm good. coming from a job. Okay, Coming from the job. okay. Student, ठीक है, चलेगा। ओके, तो ये टाइम आपको कंफर्टेबल है, समझ में आ रहा है? इस टाइम में एग्जॉस्टिव नहीं हो, इज ओके हो हाँ हाँ पढ़ने के लिए? या चलो ठीक है। ओके सिमरन, सिमरन नाइस, वेरी गुड। सिमरन इज इन यूएसए, शी इज अ स्पोर्ट्स पर्सन। नाइस, वेरी नाइस। चलो ऑल गुड, रिवाइज करो, लेक्चर को देखो, वापस से रिवीजन करो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जहां पर हम लोग ग्रामर रूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो उसके पहले एक बार ये बेसिक को गो थ्रू करके आ जाना, जिससे कि हम लोग उस लेक्चर में बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और बहुत अच्छे से कोप अप भी कर पाएंगे, ठीक है? चलो, या थैंक यू फॉर बीइंग इन द लेक्चर एंड वेलकम। Sir, थैंक यू where सर, I थैंक यू वेरी can मच। find the recorded lecture? व्हाट एल्स? Where I can find the recorded lecture? रिकॉर्डेड लेक्चर, आई थिंक सो कि ये रिकॉर्ड हो चुका है, क्योंकि जब मैंने ऑन किया था ना, तब यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया था कि रिकॉर्डिंग फुल हो चुका है। तो फिर भी अगर नहीं भी मिला तो आपको स्लाइड मिल जाएगा, उसका टेंशन मत लो, स्लाइड प्रोवाइड करो। Sir, it will be on Studious Adda, na?
किसके ऊपर? Studios Adda. स्टूडियोज अड्डा नहीं, ये तो आपको डैशबोर्ड जो दिया गया है ना उसके ऊपर अवेलेबल होगा ना। आपको क्या बोला गया है? डैशबोर्ड दिया गया ना आपको, आपकी वेबसाइट का डैशबोर्ड होगा ना, वहां पे आएगा ना ये। नहीं, मुझे नहीं पता डैशबोर्ड। आई डोंट नो, ओके आई डोंट ओके थिंक। ओके ओके, आपको ग्रुप में पोस्ट हो जाएगा, आपको ग्रुप में समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ मिलेगा। ओके, टेंशन मत लो। अच्छा, ये रिकॉर्डेड यू हो गया है तो आपको मिल जाएगा ये। तो कहाँ पे, मतलब ग्रुप पे मिलेगा? ये आपको ग्रुप पे मैं बता देता हूँ, ठीक है? ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके ओके, थैंक यू ठीक है, थैंक यू। और ये पीपीटी में मैं थैंक आपको यू शेयर सर, कर थैंक दूंगा, एज इट इज सेव करके शेयर कर दूंगा, जिससे कि आपको हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, यस सर। थैंक यू चलो सर। चलो, मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो। या